जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारा है वो एक नेटवर्क है। जनरेशन से लेकर उसको डिस्पैच करने तक, स्विच यार्ड या ग्रिड में डिस्पैच करने तक पूरा एक नेटवर्क है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, एक जाल है। जनरेशन जो होता है हमारा जनरेटर से थ्रू, जनरेटर होने के बाद फिर स्विच यार्ड में जाता है पावर। तो बेसिकली स्विच यार्ड क्या होता है? नाम सुना होगा आपने, स्विच यार्ड या सब स्टेशन नाम सुना होगा आपने। तो बेसिकली स्विच यार्ड या सब स्टेशन एक इंटरकनेक्शन होता है जो जनरेटर होता है, जनरेटर और ट्रांसमिशन जो होता है, ट्रांसमिशन लाइन, उसके बीच में एक इंटरकनेक्शन होता है स्विच यार्ड, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो स्विच यार्ड क्यों लगाते हैं? क्योंकि पावर को स्टेबिलिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, तो कंज्यूमर एंड तक पहुंच जाए पावर, तो स्विच यार्ड के थ्रू जाता है। तो हमारे यहाँ जो स्विच यार्ड है इन आवर JPL, यहाँ पे 3 वोल्टेज लेवल हैं। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज जिसपे मतलब वोल्टेज तो आपने सुना ही होगा। इसमें 3 टाइप के वोल्टेजेस हैं, 16.5 kV, 400 kV, 220 kV और 6.6 kV। तो जो हमारा जनरेटर जो वोल्टेज जनरेट करता है वो 16.5 kV पे करता है। 16.5 kV मीन्स 16,500 वोल्ट। जो हमारा जनरेटर जो है 250 मेगावाट की बात कर रहा हूँ मैं, 250 मेगावाट में जो जनरेशन वोल्टेज है वो 16,500 वोल्ट है, उस वोल्टेज पे जनरेट होता है। और इसी तरीके से 600 मेगावाट में 21 kV, 21 kV मीन्स 20,000 वोल्टेज। तो 21,000 वोल्ट 600 मेगावाट में और 16,500 वोल्ट आपका 250 मेगावाट में जनरेट होता है। हम जब जनरेट करते हैं तो बिजली को भी एक ट्रांसफार्मर के थ्रू, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है जनरेटर के थ्रू, उसको कहते हैं GT, जनरेटर ट्रांसफार्मर। तो जनरेटर ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्ट करके उसको स्टेप अप कर देते हैं, उस वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। उस वोल्टेज को कितना कर देते हैं? 400 kV कर देते हैं। मीन्स 400 kV मीन्स 4 लाख वोल्ट, 4 लाख वोल्ट, 16,500 से बढ़ा के 4 लाख वोल्ट कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? वो एक ट्रांसफार्मर के थ्रू करते हैं। यदि मैं किसी से पूछना चाहूंगा कि क्यों करते हैं तो कोई बताएगा मुझे? ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करने के लिए। कोई मैकेनिकल का कोई हो बंदा हो तो वो बोले, इलेक्ट्रिकल का बंदा ना बोले कोई। कोई मैकेनिकल का बंदा हो तो ये पूछना चाहता हूँ मैं कि क्यों ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ा देते हैं? मीन्स जनरेटर से फिर ट्रांसफार्मर लगा क्यों वोल्टेज को बढ़ाते हैं? तो बताएगा मैकेनिकल? क्योंकि बहुत दूर तक सप्लाई करना होता है और करंट कम करना होता है इसलिए। बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत दूर तक सप्लाई करना है, करंट को कम करना होता है। करंट ज्यादा होने से क्या होगा? जब करंट ज्यादा होती है तो I2R लॉसेस होते हैं। I2R बिल्कुल सही बोला आपने। हीट लॉसेस होता है। हीट H=I²RT। तो करंट ज्यादा रहेगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा के, जिसको कहते हैं GT, जनरेटर ट्रांसफार्मर, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर जनरेटर से, इसलिए कहते हैं उसको GT के थ्रू हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप मतलब बढ़ा देना वोल्टेज को। तो वी स्टेप अप द वोल्टेज, जनरेटिंग वोल्टेज टू 400 kV टू डिक्रीज द हीट लॉसेज। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कितना करंट कम हो जाता है जब हमारा जनरेटर जो है बिजली बनाता है। तो यदि 250 मेगावाट बना रहा है तो 10,000 एम्पियर करंट फ्लो होता है, 10,000 एम्पियर फ्लो होता है, 10,000। जब हम ट्रांसफार्मर के मदद के उसको बढ़ा देते हैं, 400 kV कर देते हैं, तो वो करंट घट के हो जाता है 500 एम्पियर। 10,000 से घट के 500 एम्पियर हो जाता है। तो सोचिए कितना करंट, कितना हीट लॉसेस कम हो जाएगा। इसलिए हम जो है 400 kV कर देते हैं। तो हमारे प्लांट में जिंदल पावर में जब आप लोग यहाँ आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा जो जनरेटिंग वोल्टेज है 16.5 kV है, और वो वोल्टेज बढ़ के 400 kV हो जाता है। और हमारा जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है, अंदर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे हम वोल्टेज को कम कर देते हैं, क्योंकि 16.5 kV बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। हमारे यहाँ जो आप मतलब प्लांट में जो लाइट जल रही है, जो छोटे छोटे मोटर्स चल रहे हैं, है ना, जो भी ड्राइव चल रही हैं, वो उनको कम वोल्टेज चाहिए होता है। तो 6.6 kV यानी 6,600 वोल्ट और 415 वोल्ट। 415 वोल्ट मतलब आप सुने होंगे अपने 415 वोल्ट मतलब 3 फेज वोल्ट, जो कि आपके यहाँ घर के पास भी आता होगा।
तो 6.6 केवी, केवी मीन्स किलो वोल्ट, मीन्स 6.6 केवी मीन्स 6600 वोल्ट और 415 वोल्ट। ये बेसिकली 3 वोल्टेजेस है। और स्विच यार्ड में हमारा 400 केवी के अलावा 220 केवी भी है, 33 केवी भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो स्विच यार्ड में 3 टाइप के स्विच यार्ड है, 400 केवी, 220 केवी और 33 केवी। ये बिजली बनने के बाद कैसे स्विच यार्ड में कनेक्ट होता है ये दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। देखिए, बस जानते हैं आप लोग, बस जानते हैं बस? यस सर। यस सर। बस होती है ना जिसमें आप लोग बैठ के ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसी तरीके से जो स्विच यार्ड होता है, स्विच यार्ड में भी बस होती है। तो हमारे स्विच यार्ड में जो 400 के जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 400 के स्विच यार्ड 400, वहाँ पे 4 बस है, बस 1, बस 2, बस 3, बस 4, 4 बस हैं। ये बस जो है आपस में इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड है जनरेटर हमारा। जैसे कि जनरेटर 1 देखिए बस 1 में कनेक्टेड है, जनरेटर 1। जनरेटर 2 जो है बस 2 में कनेक्टेड है। जनरेटर 3 जो है 3 नंबर बस में कनेक्टेड है। और जनरेटर 4 जो है 4 नंबर बस में कनेक्टेड है। और ये दो आपस में भी बस जो आपस में कनेक्टेड हैं वो आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये बीच में ये बस 1 और बस 3 आपस में कनेक्टेड हैं, और बस 2 और बस 4 आपस में कनेक्टेड हैं। और फिर ये जो दोनों जनरेटर हैं वो आपस में भी कनेक्टेड हैं इस टाई के थ्रू, जो मैंने अभी देखा। ये देखिए, ये आपको एक जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये इस तरह से आपस में भी कनेक्टेड हैं, सारे बस आपस में कनेक्टेड हैं। और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आगे ये लिखा है PGCIL। PGCIL मतलब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब पावर ग्रिड। ये ग्रिड में जुड़ गया। तो हमारा जनरेटर जो है, पहले देखिए G1 मतलब लिखा है जनरेटर 1। जनरेटर 1 के बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। हेलो, जी है सर। हाँ, तो ये जो आप जो कंपोनेंट है मैं बता रहा हूँ आपको, ये जनरेटर हो गया, जनरेटर के बाद एक ट्रांसफार्मर हो गया, फिर ट्रांसफार्मर के बाद एक आइसोलेटर है। इसको जो ब्लू रंग का है, ये आइसोलेटर कहते हैं इसको। इसके साथ में अर्थ स्विच भी है। ये आइसोलेटर का क्या काम है, इसको आइसोलेट करता है जनरेटर को जब हम काम करते हैं तो। फिर एक और आइसोलेटर है। फिर ये लाल रंग का जो दिख रहा है वो उसको कहते हैं सर्किट ब्रेकर। ये हो गया स्विच गियर, ये सर्किट ब्रेकर हो गया। सर्किट ब्रेकर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी ये जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू है। हर सर्किट ब्रेकर भी बताऊंगा, ट्रांसफार्मर बताऊंगा, जनरेटर भी बताऊंगा, डीप में बताऊंगा। तो ये अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लीजिए आप लोग, क्या है कैसे है। तो ये आपका एक आइसोलेटर है, फिर एक आपका ब्रेकर है, और ये ब्रेकर पर फिर एक आइसोलेटर है, और डायरेक्टली फिर ये ग्रिड से कनेक्टेड है, ये बस में कनेक्टेड है। तो मतलब बिजली बनेगी यहाँ से जनरेटर 1 से, और ये ट्रांसफार्मर इसको स्टेप अप करेगा वोल्टेज को, और उसके बाद वो 400 केवी हो जाएगा, और ये 400 केवी का स्विच यार्ड है। फिर ये बस में चला जाएगा, और बस से फिर चला जाएगा ग्रिड को। ग्रिड में सब कुछ वैसे ही है जैसे आइसोलेटर है, ब्रेकर है। तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। इसी तरीके से जनरेटर 2 भी इसी तरह से है। जनरेटर के बाद GT है, जनरेटर ट्रांसफार्मर है, उसके बाद फिर एक आइसोलेटर है, फिर एक आइसोलेटर है, फिर एक आपका ब्रेकर है, ब्रेकर के बाद फिर आइसोलेटर है, फिर वो बस में कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आइसोलेटर ग्राउंड क्यों किया हुआ है सर? हाँ, ये ग्राउंड नहीं किया हुआ है। ये क्या होता है, ये ग्राउंड दिखाया हुआ है, ये ग्राउंड है नहीं, अर्थ स्विच है। इसका काम क्या होता है, जब हम काम करते हैं, जब हम स्विच यार्ड में काम करेंगे, तो जब हम आइसोलेटर को ओपन करेंगे, जब हम मान लीजिए शटडाउन लिए हुए हैं, तो बंद किए हुए इस लाइन को, क्योंकि ये हाई वोल्टेज स्विच यार्ड है, तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है दूसरे लाइन से भी। तो हम उसको अर्थ करके रखते हैं, आइसोलेटर ओपन करके फिर अर्थ स्विच लगा देते हैं, ताकि यदि कोई वोल्टेज इंड्यूस भी हो रहा है तो वो डिस्चार्ज हो जाए। या गलती से किसी ने क्लोज भी कर दिया तो वो सिस्टम ट्रिप कर जाए या बंद हो जाए। तो वो एक सेफ्टी फीचर है। तो वो ऐसा किया हुआ नहीं है, वो दिखाने की कोशिश की गई है कि हाँ भाई ये अर्थ स्विच है। बट ये अर्थ स्विच का काम तब होता है जब लाइन बंद हो जाता है, ब्रेकर बंद हो जाता है। इसमें यदि काम करना है, सपोज दैट मैं आपको बताऊं, ये अब वो मेंटेनेंस का पार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे इस जगह कहीं काम करना है हमको, तो पहले हम ब्रेकर को बंद करेंगे, ब्रेकर को हम बंद करेंगे। जैसे आपके घर में भी कुछ मान लीजिए चेक करना है, आपके टीवी में कोई प्रॉब्लम आया, तो पहले क्या करेंगे, पहले स्विच बंद करेंगे, पहले स्विच बंद करेंगे। स्विच बंद करने वाला वहाँ एक स्विच हो गया आपके घर में। ऐसे प्लांट में क्या होता है, ब्रेकर्स होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स।
कोई भी काम होता है, हमें जब मेंटेनेंस करना होता है तो हम सर्किट ब्रेकर को पहले ओपन करते हैं। बहुत तरह के सर्किट ब्रेकर हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रिकल वाले जानते भी होंगे, बीटेक में पढ़े भी होंगे, है ना। एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये ऑयल सर्किट ब्रेकर। हाँ, ये जो अर्जित, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका SF6 सर्किट ब्रेकर है, जो आपको यहाँ दिख रहा है। स्विच यार्ड में जो भी स्विच ब्रेकर लगे हुए हैं वो SF6 लगे हुए हैं। प्लांट में जो लगे हैं वो वैक्यूम है और एयर सर्किट ब्रेकर हैं। 3 टाइप के सर्किट ब्रेकर हैं यहाँ पे। तो ये सर्किट ब्रेकर है। इसी तरह से जी हाँ, फिर GT ये अपना, इसी तरीके से आपका जनरेटर 2 हो गया, फिर जनरेटर 3 हो गया, जनरेटर 4 हो गया। और उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये ICT जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है ICT? यस सर। यस सर। तो ये ICT हो गया। इसका नाम फुल फॉर्म क्या है? ICT का मतलब इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर। इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर, ये हमारे यहाँ जैसे इंटरकनेक्टिंग, ये दो चीज को इंटरकनेक्ट कर रहा है। तो हमारा 400 kV स्विच यार्ड है और 220 kV स्विच यार्ड है। तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये ट्रांसफार्मर लगाया गया है ना। ये 400 kV को डाउन करता है 220 को, और 220 को बढ़ाता है 400 में। तो ये बोथ वे पावर फ्लो होता रहता है। तो ये ट्रांसफार्मर है, ये भी 315 MVA का है। इसका रेटिंग कितना है? 315 MVA। हर कोई भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी फ्रेंड्स को, आप सभी लोग को, कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसकी रेटिंग होती है। रेटिंग आप अपने घर में भी कुछ खरीदेंगे, यदि मोबाइल भी खरीदेंगे तो उसकी भी रेटिंग होती है, कितना वोल्टेज उसको चाहिए, कितना एम्पियर है उसका, कितना करंट है उसका। उसी तरीके से हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का एक रेटिंग होता है, वो कितने, उसकी क्या पावर है, उसमें कितना वोल्टेज चाहिए, उसको कितना करंट लेता है, कितना पावर फैक्टर है, कितना उसका कैपेसिटी है, सब कुछ रहता है। तो इसी तरह से ट्रांसफार्मर्स हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग MVA में या KVA में होती है। तो हमारे यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ICT और GT, ये सभी जो है 315 MVA के हैं। 315 मेगा वोल्ट एम्पियर, मतलब लगभग 300 मेगावाट पे पावर फैक्टर कर देंगे 300 मेगावाट तक ले लेगा वो। तो वो जो ICT है या आपका जनरेटर है, जनरेटर ट्रांसफार्मर्स हैं, ये सब 315 MVA के हैं। तो ये ICT है, ये ICT का काम क्या है? ये 220 को 400 kV से जोड़ता है। सर पावर ट्रांसफार्मर और ICT में डिफरेंस क्या होगा सर? क्या बोल रहे हैं? सर जो पावर ट्रांसफार्मर और ICT, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, कोई डिफरेंस। ICT ऑटो ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर भी है ना? ऑटो ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। वो पावर का क्या है ना, जैसे कि ये जो आपका स्विच यार्ड है, इसमें ICT जो लगा है वो क्या करते हैं, 220 kV से पावर फ्लो होता है 400 kV में, या यदि 220 में, क्योंकि 220 kV से आपका जुड़ा हुआ है वो पूंजी पत्रा जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए कि 220 kV में पावर नहीं है तो 400 kV से फ्लो होकर चला जाता है ICT के थ्रू, या उधर पावर सरप्लस है। मान लीजिए कि हमारा जो यूनिट 4 है, वो मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, यहाँ पे दिखाया हुआ है जनरेटर 4 को दिखाया तो है 400 kV में, बट एक्चुअली में जनरेटर 4 हमारा जो लगा हुआ है वो, इसका प्रोविजन है यहाँ पे भी, इसलिए येलो से मार्क है। देखिए आप, येलो से मार्क है। ये एक्चुअली 220 kV में स्विच यार्ड में, 220 kV स्विच यार्ड में जुड़ा हुआ है जनरेटर 4। तो क्या होता है, मान लीजिए कि वहां से हमारा पावर जा रहा है पूंजी पत्रा को, तो पूंजी पत्रा का लोड है कितना, 100 मेगावाट, तो बचा 150 मेगावाट। तो 150 मेगावाट वो पावर फ्लो हो जाता है ICT के थ्रू, फ्लो के फिर आ जाता है, इसी बस में आ जाता है, इस बस में आके फिर ग्रिड को चला जाता है। लेकिन मान लीजिए कि यूनिट 4 बंद है, मान लीजिए यूनिट 4 बंद है, तो क्या होगा उसमें क्या होगा, फिर पावर कहाँ से मिलेगा? तो वापस ये पावर यहीं से, ये यहाँ से इस बस से जो है ड्रॉ करेगा पावर, जो है ICT जो है पावर ड्रॉ करेगा 400 के स्विच यार्ड से, वापस चला जाएगा 220 kV में, फिर वहां से चला जाएगा पूंजी पत्र में पावर। तो पावर उसमें बोथ साइड फ्लो होता रहता है। ट्रांसफार्मर है, बोथ साइड फ्लो होगा यदि जहां पावर की रिक्वायरमेंट है। तो ये ICT लगा हुआ है। इसी तरीके से फिर आपका ये आप देख रहे हैं एक नीचे में ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये SRT, ये देखिए SRT, अभी देखिए आएगा, ये SRT एक और लगा हुआ है जो कि बस 1 में कनेक्टेड SRT 1 और बस 4 में कनेक्टेड SRT 2। ये क्या है, स्टेशन रिजर्व ट्रांसफार्मर। ये इसका काम क्या है, स्टेशन रिजर्व ट्रांसफार्मर, इसका नाम है स्टेशन रिजर्व ट्रांसफार्मर। इसकी रेटिंग है 100 MVA,
उससे लगभग 1/3 है, ये छोटा ट्रांसफार्मर है, 100 MVA का ट्रांसफार्मर है ये। इसका काम क्या है? इसका काम है, ये डायरेक्टली प्लांट में आया हुआ है। ये ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, ये जो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है, ये क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है। 400 से स्टेप डाउन करके 33 kV करता है। स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, 400 kV से डाउन करके 33 kV करता है। और 33 kV से क्या होता है, फिर उसके बाद हमारे प्लांट में जो सप्लाई चाहिए वो इसी से लेते हैं हम। फिर आगे भी ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे ST लगा हुआ है, और अपना कॉलोनी में भी लगा हुआ है, माइंस में भी लगा हुआ है, राबो में भी लगा हुआ है, बहुत सारे। तो पावर यहीं से जाता है, SRT के थ्रू से ही लेते हैं लोग। तो ये SRT जो है, इसका पावर अपना हमारे प्लांट में आ गया, मतलब स्विच यार्ड से मेन प्लांट में आ गया। स्विच यार्ड से इस SRT के थ्रू एक स्विच यार्ड अलग से बनेगा, उसका नाम, उसका वो वोल्टेज लेवल रहेगा 33 kV, 3300 वोल्ट, 33,000 वोल्ट। 33 kV है, मीन्स 33,000 वोल्ट। तो वो सबस्टेशन बन जाएगा ना सर? हाँ, सब स्टेशन बन जाएगा, यस। छोटा सा सब स्टेशन बनाया है, उस सब स्टेशन से फिर हमारा पावर प्लांट में गया है, कॉलोनी में गया है, माइंस में गया है, ठीक है, राबो में गया है, एच टाइक में गया है, वहां से गया है। वो सब स्टेशन बनेगा, एक छोटा सा सब स्टेशन है। वही तो बताया मैंने, प्लांट में 3 सब स्टेशन है, एक 400 kV का है, एक 33 kV का है, एक 220 kV का है। 3 वोल्टेज लेवल हैं, तो उसका अलग अलग पर्पज है। तो जो 33 kV स्विच यार्ड है वो स्टेशन रिजर्व ट्रांसफार्मर के थ्रू आता है, और वो 400 kV को डाउन करके 33 kV करता है, और 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं। यदि हमारा पूरे प्लांट में जैसे मैं बताऊं आप लोगों को, पूरा प्लांट अंधेरा हो गया है, मान लीजिए कोई भी जनरेटर चल नहीं रहा है, पूरा अंधेरा है, तो पावर कहाँ से आएगा? इन्वर्टर से, बैटरी से सर? नहीं, बैटरी से नहीं। एक मिनट बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। SRT का फुल फॉर्म क्या था? स्टेशन रिजर्व ट्रांसफार्मर। स्टेशन रिजर्व ट्रांसफार्मर, भी ट्रांसफार्मर है 100 MVA का, उसकी रेटिंग है 100 MVA, और ये क्या करता है, 400 से वोल्टेज को डाउन करके 33 kV करता है। ओके सर। सर अगर पूरा सब कुछ बंद होगा तो सर पावर तो फिर ग्रिड से आएगा ना? हाँ, वही किसको बोल रहा था कि कोई बोल रहा था ना कि बैटरी से आएगा। वो सर हम सब ये के सबस्टेशन के लिए बोल रहे थे सर, इमरजेंसी जो बोल रहे थे बैटरी से, बिल्कुल सही बोले। ब्लैकआउट होता है तो जो हमारे यहाँ क्रिटिकल सिस्टम जो कि बंद होने ही चाहिए, वो फॉर मोमेंटरीली या फॉर सम टाइम वो पावर ले लेता है बैटरी से, क्योंकि हो सकता है कि ग्रिड का भी ब्रेकर ओपन हो जाए। तो ग्रिड का भी ब्रेकर ओपन हो जाएगा तो हमारे यहाँ कुछ क्रिटिकल सिस्टम होता है, जैसे कि DCS सिस्टम है, जो DCS चलता है, जो ऑपरेशन वाले चलते हैं वो सिस्टम, और कुछ मोटर्स हैं जैसे कि आपका JOP है, या क्या कह सकते हैं, सीलॉल पंप है। 4-5 मोटर हमारे हैं जो कि वो DC मोटर हैं, बहुत ही क्रिटिकल मोटर्स हैं। वो मैं बताऊंगा बाद में आपको कभी फिर से उसमें आगे डिटेल में कि वो मोटर का क्या काम होता है। तो सीलॉल 4 मोटर हमारे यहाँ ऐसी हैं जो कि DC मोटर्स होती हैं, वो यदि AC चला जाए तो DC से चलती हैं, बैटरी से चलती हैं, बट वो तो रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि जनरेटर नहीं चल रहा है तो हम ग्रिड से पावर लेते हैं। जो आपको दिख रहा है यहाँ ब्रेकर, पावर ग्रिड PGCIL, वहां से बैक लेंगे, पावर उल्टा लेंगे, पावर इधर फ्लो होगा, इधर इनवर्स फ्लो होगा, वहां से भी ये ब्रेकर हम क्लोज कर देंगे तो पावर हमारे बस में आ जाएगा। फिर बस से आके ये SRT जो ट्रांसफार्मर है, SRT ट्रांसफार्मर, इसमें आ जाएगा। SRT से आ जाएगा हमारे स्विच यार्ड में आ जाएगा, 33 के स्विच यार्ड। फिर 33 के स्विच यार्ड से फिर एक ट्रांसफार्मर और लगा हुआ है, छोटा ट्रांसफार्मर, उसको कहते हैं स्टेशन ट्रांसफार्मर। उसको कहते हैं स्टेशन ट्रांसफार्मर। हर यूनिट का अपना एक स्टेशन ट्रांसफार्मर होता है, तो वो स्टेशन ट्रांसफार्मर में पावर आ जाता है। फिर वो ट्रांसफार्मर, उस ट्रांसफार्मर से बिजली लेके फिर हम जो है पूरा प्लांट में बिजली आती है। फिर जैसे बॉयलर होता है, प्लांट में बॉयलर में भी हम लोग स्टीम बनाते हैं पानी से। तो वो पानी बनाने के लिए जो भी मोटर्स होती हैं, ब्लोअर्स होते हैं, फैन होते हैं, जो भी सिस्टम चाहिए, वो बिजली से हम बैक पावर लेके सारा अपना काम करते हैं। जब हमारा जनरेटर स्टीम बन जाएगा, स्टीम फिर आएगा जनरेटर के अंदर, टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूमेगी, फिर जनरेटर जो है
वो घूमेगा 3000 आरपीएम पे घूमेगा, और घूमने के बाद जब रेडी हो जाएगा सिंक्रोनाइज करने के लिए, जब ग्रिड से सिंक्रोनाइज करेंगे तो ये वाला ब्रेकर, ये जो दिख रहा है लाल वाला ब्रेकर, ये वाला फिर क्लोज होगा। ये वाला ब्रेकर, लाल वाला ब्रेकर, जो भी यूनिट होगा, मान लीजिए यूनिट 1 है तो ये वाला ब्रेकर क्लोज होगा, और ये क्लोज होने के बाद फिर बिजली ग्रिड में जाएगी। तो मान लीजिए कि हम ग्रिड से बिजली ले रहे हैं 50 मेगावाट, और अब हम अभी हम जनरेशन कर रहे हैं 30 मेगावाट, तब भी रिजल्टेंट क्या होगा, 20 मेगावाट हम ग्रिड से ले रहे होंगे, इंपोर्ट कर रहे होंगे। एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। तो हम जब हमारा ब्लैकआउट होता है तो हम ग्रिड से पावर इंपोर्ट करते हैं, और फिर जब हमारा यूनिट है तो हम बिजली को फिर भेजते हैं ग्रिड में। तो धीरे धीरे करके फिर पावर हम एक्सपोर्ट करते हैं ग्रिड में। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हम पावर तो एक्सपोर्ट ही करते हैं, लेकिन जब ब्लैकआउट होता है या प्लांट नहीं चल रहा है, उस वक्त पूरा अंधेरा हो गया है, कोई ग्रिड में डिस्टर्बेंस आ गया, सारा प्लांट में अंधेरा हो गया है, तो वापस ग्रिड से पावर लेके हम अपना काम करते हैं। इसी तरह से ये 220 kV स्विच यार्ड है ना। यहाँ पे 2 बस है, बस 1 बस 2, और ये आपको दिख रहा होगा ICT, यही ICT है, वो जो कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में ये इधर कनेक्टेड है, ब्रेकर्स हैं, आइसोलेटर्स हैं, तो ये इस तरह से कनेक्टेड हैं। सर यहाँ ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर यूज होगी कहीं पे? क्या बोले अभिमन्यु? सर इधर कहीं आपकी आवाज नहीं क्लियर है। यूज होगी? हाँ जनरेटर में सर, जनरेटर में हाँ। जिंदल में कहीं ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर यूज हुआ है कि नहीं? ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर ना, हाँ हुआ है ना अभिमन्यु। अच्छा सर, मतलब इसे इधर मेंशन नहीं किया हुआ है। जी सर। वो क्या है ना, सिंगल लाइन डायग्राम है ना, सिंगल लाइन डायग्राम है, उसमें वो जनरेटर के पीछे होता है, मतलब जनरेटर जो होता है ना वो जनरेटर के पास का डायग्राम है, जनरेटर के पहले, मतलब जनरेटर है, जनरेटर के एक होता है फेज साइड, एक होता है न्यूट्रल साइड। तो वो आगे जनरेटर के फेज के साइड है, फेज जो जनरेटर का जो फेज है 3 फेज, वो आगे उसको ट्रांसफार्मर कनेक्टेड, जनरेटर के पीछे में जो है न्यूट्रल साइड में वो कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर, इसको कहते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर, इसको कहते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उसको भी, उसके बारे में भी। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए पूंजी पत्रा भी दिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पूंजी पत्रा को पावर जा रहा है, CSB को पावर जा रहा है, मतलब क्या क्या वहाँ कहाँ पावर जाता है ये दिखाने की कोशिश कर रहा था 220 kV में। ICT हो गया, ICT को तो जा ही रहा है ना, और फिर से ही ये हो गया। अब हमारे प्लांट, अब ये स्विच यार्ड हो गया, स्विच यार्ड के प्लांट के बाहर हो गया थोड़ा, अब प्लांट के अंदर आ जाते हैं, जनरेटर के पहले आ जाते हैं। जनरेटर है, जनरेटर के उस जनरेटर के आगे में फॉरवर्ड में क्या है, स्विच यार्ड है, और जनरेटर के पीछे में क्या है, पूरा प्लांट है। मतलब प्लांट मतलब बॉयलर्स हैं, स्विच गियर्स हैं, मोटर्स हैं, सारा चल रहा है, वो सब चलने से बिजली, मतलब जो स्टीम बनना है, स्टीम बना के हमारा मेन क्या क्या काम है, स्टीम बनाना, स्टीम बना के टरबाइन घुमाना, टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो बिजली बनेगी। ठीक है। अच्छा, बिजली कैसे बनती है ये बताओगे किसी को, मतलब मैकेनिकल वालों को पता है कैसे बनती बिजली? सर बाई कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? कोई इलेक्ट्रिकल बताया किस प्रिंसिपल पे काम होता है? सर फराडे लॉ पे काम करता है सर। फैराडेस लॉ सर। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस। हाँ, तो क्या होता है हमारे यहाँ जो, मतलब सिंपल में बता रहा हूँ, जब कोई भी मैग्नेट होता है, मैग्नेट, यदि मैग्नेट कोई घूमता है तो उसके पास यदि कोई उसके सराउंडिंग में कोई कॉइल होगी तो उसमें एक बिजली, मतलब कि एक वोल्टेज इंड्यूस होगा और एमएफ इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस वोल्टेज बनेगा। ठीक है। या कोई इलेक्ट्रिकल कहीं बिजली बन रही है, वहां पे कोई कॉइल है या कोई मैग्नेट टाइप का कोई, मतलब कि कोई आयरन है, तो वो मैग्नेटाइज होकर वो एक मैग्नेट बन जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल को हम मैग्नेटिक में चेंज करते हैं, मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं। तो जब हमारा टरबाइन घूम रहा होता है तो टरबाइन से कनेक्टेड होता है हमारा जनरेटर का शाफ्ट, जनरेटर का रोटर, जो रोटर घूम रहा होता है, वो रोटर क्या होता है, वो रोटर एक तरह से मैग्नेट की तरह बन जाता है। उसको हम, उसमें फील्ड वाइंडिंग होती है, हम उसमें एक एक्साइटर के थ्रू एक्साइटेशन वोल्टेज देते हैं, वो एक मैग्नेट की तरह बन जाता है, और उसके अराउंड
सराउंडिंग में स्टेटर होता है और वो स्टेटर में वो वाइंडिंग होती है, 3 फेज वाइंडिंग होती है, तो वो उस मैग्नेट के थ्रू फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू फिर उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस जाता है स्टेटर में, वो स्टेटर ही से वोल्टेज बन के जाता है ग्रिड में। तो इस तरीके से बनता है, जैसे बेसिक बताया आपको। अब ये दिखा रहा है कि देखिए ऑक्सिलरी पावर सिस्टम क्या होता है, पावर प्लांट में ऑक्सिलरी पावर सिस्टम क्या होता है। तो फेलियर ऑफ ऑक्सिलरीज कैन कॉज आउटेज ऑफ पावर प्लांट। मतलब ऑक्सिलरीज क्या होता है पावर प्लांट का, जो भी अब जैसे कि आग जब जलाते हैं ना, आग, तो आग जलाने के लिए क्या होता है, हवा फूकना पड़ता है ना, हवा देना पड़ता है। तो प्लांट में भी हमारे जो बॉयलर के अंदर जब आग लगी होती है तो उसके अंदर बहुत सारे फैंस होते हैं, पीए फैन, आईडी फैन, एफडी फैन, वो सब उसमें हवा जाती है। छोटे छोटे मोटर्स होते हैं, पानी ले जाने के लिए मोटर्स होते हैं। तो वो सारा जो चलता है सिस्टम चलता है, एक साइक्लिक होता है, क्लोज लूप सिस्टम होता है। तो उसमें जो उसको कहते हैं ऑक्सिलरीज, तो वो ऑक्सिलरीज को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है। तो यदि पावर चला गया, बिजली चली गई, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, यदि बिजली नहीं रहेगी तो कुछ चलेगा नहीं, तो फिर बिजली कैसे बनेगी। मतलब बिजली से ही बिजली बनती है देखा जाए तो देखा जाए तो ऑक्सिलरीज मतलब एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है कि मतलब मोटा मोटी है जितने मेगावाट का पावर प्लांट रहेगा उसका 10% खर्चा हो जाता है बिजली बनाने में। ऑक्सिलरीज में 10% लग जाता है, हमारे यहाँ तो 8% लगता है, 7% ही लगता है, हम लोग सेविंग करते हैं। तो एक थंब रूल है कि 10% मतलब 250 मेगावाट का प्लांट है तो 25 मेगावाट लगेगा उसको ऑक्सिलरीज को चलाने के लिए। सर आपका आवाज नहीं आ रहा था सर। नहीं आ रहा है क्या? नहीं, हो सकता है मेरे को ही ना आपका आवाज आ रहा है सर, एक मिनट, आ रहा है आ रहा है आवाज? यस सर। यस सर, नेटवर्क सर। अब यार ये सर 1 यूनिट को चलाने में हमको ऑक्सिलरीज के लिए कितना मेगावाट चाहिए होता है सर? वही जितने का प्लांट रहेगा उतने का आपका 10%। ओके सर। तो क्या होता है ऑक्सिलरीज को चलाने के लिए पावर सप्लाई सिस्टम होता है उसमें। तो हमको क्या होता है पावर जो है रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब कि ऐसा नहीं कि कभी पावर चला गया, तो उसको वो रिलायबल बनाने के लिए क्या क्या सिस्टम लगा होता है, कैसे लगा होता है, वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। तो ऐसा हम सिस्टम डिजाइन करते हैं कि हमारा पावर रिलायबल हो। मतलब एक सोर्स नहीं, दो सोर्स देते हैं। जैसे आपके घर में भी मतलब कि जैसे कि आपके पास जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो लैपटॉप में आप जब काम करते हैं क्या होता है, आपको दो सप्लाई होता है, एक तो बिजली से देते हैं, और यदि बिजली चली जाती है तो आपके यूपीएस होता है या तो अंदर बैटरी लगी होती है लैपटॉप में। तो अब क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या जो काम कर रहे हैं सिस्टम में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सिस्टम जो लॉस ना हो। इसी तरह के पावर प्लांट में भी जो ऑक्सिलरी चल रही होती हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि पावर बंद हो किसी भी तरीके से। तो जो पावर जिसको देते हैं उसको कहते हैं लोड। मतलब जो पावर ले रहा है, ड्रॉ कर रहा है, उसको कहते हैं लोड। तो हमारा जो लोड होता है वो, अब लोड अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका वोल्टेज लेवल अलग होता है। हमारे 2 टाइप के लोड होते हैं, एक एसटी होता है, एक एलटी होता है, हाई टेंशन और लो टेंशन। हाई टेंशन मतलब 1000 वोल्ट के ऊपर जिसका सप्लाई है वो हाई टेंशन हो गया, 1000 के नीचे है तो वो लो टेंशन हो गया। फिर लोकेशन उस पावर 1000 क्या सर, मेगावाट? नहीं 1000 वोल्टेज मतलब होता है ना 4, हाँ जैसे 1000 वोल्टेज, 1000 वोल्ट, 1000 1 किलोवोल्ट हो गया। हाँ वोल्ट के लिए 1 किलो वोल्ट के ऊपर मतलब हाई टेंशन एचटी हो गया, और 1 केवी के नीचे एलटी हो गया। तो एलटी में हमारा 415 वोल्ट है, एलटी हो गया, या 240 वोल्ट हो गया एलटी। और एचटी में ऊपर में क्या है, 1 केवी के ऊपर क्या है, 6.6 केवी है, या 3.3 केवी है, या 11 केवी है। मतलब कि आपका जो 600 मेगावाट है वहाँ 11 केवी और 3.3 केवी यूज किए हैं, और 250 में आपका यूज किए हैं 6.6 केवी ओनली, एक ही वोल्टेज लेवल है। तो बड़ी मोटर्स जो हैं, जो आईडी फैन, पीए फैन, एफडी फैन, जितने भी आपके कंप्रेसर्स हैं, बीएफपी है या पानी जो फीड करता है बॉयलर को, उसके बाद सीईपी हैं, कंप्रेसर्स हैं, सीडब्ल्यू सिस्टम, एसीडब्ल्यू जो पानी जो भी है, बड़े बड़े मोटर्स सब एचटी मोटर्स हैं। एचटी मोटर यूज करते हैं वहाँ पे, बाकी छोटे मोटर्स भी हैं। तो इस तरीके से
तो क्या करते हैं हम लोग, हमारे यहाँ जो पावर जो होता है इलेक्ट्रिक सिस्टम में, एक चेंज ओवर स्कीम लगाते हैं, चेंज ओवर स्कीम, ऑटो चेंज ओवर स्कीम होता है वो, कि ऑटो में यदि मान लीजिए एक सप्लाई फेल हो गया किसी भी कारण से, तो दूसरा जो है उसका बस कपलर या दूसरा सिस्टम, दूसरा सप्लाई अपने आप ही चालू हो जाए, ताकि वो मोटर जो बंद ना हो। तो जहां जहां में ऐसी जरूरत होती है हमने वहां पे ऐसा किया है, ऐसा नहीं हर जगह किया है, लेकिन जहां जहां जरूरत है वहां पर, जैसे जहां जिस कमरे में बैठा हूं उसकी जो बिजली है, जिस कमरे में बैठ के आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आपकी जिप्ट की जो सप्लाई है, जिप्ट की सप्लाई वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो यदि जिप्ट की सप्लाई चली जाएगी तो तुरंत नहीं आएगी, ठीक है। जिप्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो जिप्ट में यदि पावर चला जाता है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुरंत फिर पावर जो है तुरंत आ ही जाएगा, लेकिन प्लांट में जो चल रहा है, ऑक्सिलरी चल रहे हैं, वो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लांट चल रहा है, जनरेटर घूम रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसके लिए हम लोग जो है चेंज ओवर स्कीम लगाते हैं। अब एचटी स्विच गियर रूम, एचटी स्विच गियर रूम जो है, जहाँ स्विच गियर, मतलब स्विच गियर क्या होता है, स्विच गियर जहाँ स्विचिंग होती है, पावर की स्विचिंग होती है। स्विचिंग मतलब क्या होता है, स्विच घर में होता है ना, स्विच, जैसे स्विच से ऑन करते हैं पंखे को, लाइट को ऑन ऑफ करते हैं, स्विच कहते हैं ना, उसी तरीके से वो यहाँ भी स्विच गियर कहते हैं उसको। स्विच गियर मतलब क्यों कहते हैं, स्विचिंग, स्विच कर रहे हैं, और गियर क्या होता है, क्योंकि मैकेनिकल वो गियरिंग सिस्टम होता है, उसमें स्प्रिंग सिस्टम होता है, इसलिए गियर कहते हैं। तो एचटी स्विच गियर सिस्टम, जहाँ पे हम पावर को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं, उसको कहते हैं स्विच गियर सिस्टम। तो एचटी स्विच गियर में हमारे क्या क्या बोर्ड हैं, दो यूनिट बोर्ड हैं और 2 स्टेशन बोर्ड हैं। दोनों का वोल्टेज क्या है, 6.6 kV है, और स्टेशन बोर्ड का भी 6.6 kV है। 1 यूनिट पीसीसी है, 415 वोल्ट इसका है, ये एलटी है। फिर एक स्टेशन पीसीसी भी है, 415 वोल्ट। तो ये एचटी स्विच गियर रूम में ये 4 बोर्ड हैं। जो एचटी स्विच गियर रूम है 1 यूनिट के लिए, ये 1 यूनिट के लिए इतना बोर्ड हो गया, यानी 6 बोर्ड आपका 1 यूनिट के लिए हो गया। 250 के आपके 4 यूनिट हैं, तो 24 बोर्ड हो गए। अब उस बोर्ड में भी अलग अलग फीडर्स हैं, मतलब एक बोर्ड में ये मिला के मैं बताऊं तो आपको चारों जो एचटी बोर्ड हैं, 2 एचटी यूनिट बोर्ड हैं, 2 स्टेशन बोर्ड मिला के एक यूनिट में 60 फीडर्स हैं, 60 फीडर्स। तो कुल मिला के 250 फीडर्स हो गए, फीडर्स 250 मोटर्स हो गए अलग अलग। अच्छा, फीडर्स में भी 2 टाइप के फीडर होते हैं, एक होता है मोटर फीडर, एक होता है ट्रांसफार्मर फीडर। मोटर फीडर मतलब जिसको मोटर सप्लाई जा रहा है उसको मोटर फीडर कहते हैं। ट्रांसफार्मर फीडर क्या होता है, जिसमें ट्रांसफार्मर को सप्लाई जा रहा है उसको कहते हैं ट्रांसफार्मर फीडर। तो आपका जो हम क्या करते हैं, 6.6 के एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं और उसको वोल्टेज को ड्रॉप डाउन करके 415 करते हैं। तो उसी 415 से आपका यूनिट पीसीसी में और स्टेशन पीसीसी में सप्लाई जाता है। सर पीसीसी क्या भूमकेश? सर पीसीसी क्या है, पीसीसी? हाँ, पीसीसी मतलब पावर कंट्रोल सेंटर। एक होता है एमसीसी होता है, एक होता है पीसीसी। एमसीसी होता है मोटर कंट्रोल सेंटर, और पीसीसी मतलब पावर कंट्रोल सेंटर, जहां से सबको पावर जाता है और दूसरे बोर्ड को भी पावर जाता है। ये बड़ा बोर्ड हो गया है, और बड़ा बोर्ड से फिर छोटे छोटे बोर्ड को भी पावर जाता है। जैसे कि घर में होता है ना, घर में जो, हाँ बताइए। और सर ये जो यूनिट बोर्ड है और बोर्ड है उसका क्या मतलब किस टाइप का रहता है, ये क्या चीज है? जितने भी इसके यूनिट बोर्ड के बाद भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं, जैसे बॉयलर एमसीसी है, टरबाइन एमसीसी है, ठीक है, इमरजेंसी एमसीसी है, यूनिट एमसीसी है, बॉयलर वॉल डैम्पर एमसीसी है, टरबाइन टीजीएसीडीबी है, बॉयलर एसीडीबी है। ये सारे जो बोर्ड्स हैं, इनको पावर कहाँ से मिलता है, इसी यूनिट पीसीसी से मिलता है। उनको पावर मिलता है यूनिट पीसीसी से या स्टेशन पीसीसी से मिलता है। हम पावर जो बाकी छोटे छोटे बोर्ड्स हैं उनको पावर यहीं से देते हैं, यूनिट पीसीसी, इसलिए कहते हैं इसका नाम है यूनिट पीसीसी। और स्टेशन पीसीसी जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंस के होते हैं उसको कहते हैं स्टेशन पीसीसी। और स्टेशन पीसीसी पावर कहाँ से आता है, एसटी से आता है, डायरेक्ट एसटी से। और यूनिट पीसीसी में पावर कहाँ से आता है, वो आपका जनरेटर जो है, जनरेटर के साथ में आपको बताया मैंने कि 33 kV स्विचयार्ड से पावर आता है एसटी में, और एसटी से पावर आता है स्टेशन बोर्ड में, और स्टेशन बोर्ड से पावर आता है स्टेशन पीसीसी में। इसी तरीके से जनरेटर के साथ 2 और ट्रांसफार्मर कनेक्टेड हैं, उसका नाम है यूएटी, यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। उसको कहते हैं यूएटी। जनरेटर के ठीक साथ ही होते हैं वो जो ट्रांसफार्मर्स हैं, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स हैं 40 MVA के। तो उस ट्रांसफार्मर से पावर आता है यूनिट बोर्ड में, और यूनिट बोर्ड से पावर आता है यूनिट पीसीसी में, और यूनिट पीसीसी से पावर बाकी आगे पावर जाता है। अभी आपको दिखा देते हैं पूरा अच्छे से।
अब एलटी स्विच गियर रूम में क्या है, बॉयलर एमसीसी है, टरबाइन एमसीसी है, इमरजेंसी बोर्ड्स हैं, यूनिट एमसीसी हैं, ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स हैं। हाँ, आप लोग स्टूडेंट आप लोग देखिए, ये एक मैंने बनाया है सिग्नल लाइन डायग्राम, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये जो आप दिख रहा है कोई जनरेटर, कोई हमसे पूछ रहा था कि सर वो जनरेटर के बाद में यहाँ पे इस साइड में वो एनजीटी है जो कि बनाया नहीं है। देखिए जो जी लिखा है मतलब ये जनरेटर है, और जनरेटर के बाद ये जीटी है, जनरेटर ट्रांसफार्मर, और जनरेटर ट्रांसफार्मर के बाद जो है वो जनरेटर ब्रेकर है। जनरेटर ब्रेकर को जो कनेक्टेड होता है उसको कहते हैं हम लोग जीसीबी भी कहते हैं, जीसीबी मतलब जनरेटर सर्किट ब्रेकर, जीसीबी जनरेटर सर्किट ब्रेकर, और जीटी मतलब जनरेटर ट्रांसफार्मर, और जी मतलब जनरेटर। अब देखिए जनरेटर के साथ ही में एक ब्लैक रंग की लाइन है U81 U82, तो U80 आपका ये जो U80 है ये यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर्स है, और ये 2 नंबर ये भी यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है। ये कहाँ गया है, इस बोर्ड का नाम है LSR1 और LSR2, इस बोर्ड का नाम है, यही आपका 6.6 kV यूनिट बोर्ड है, 6.6 kV यूनिट बोर्ड है, ये भी 6.6 kV यूनिट बोर्ड है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पर्पल कलर का, पिंक कलर का, ये आपका एक सर्किट ब्रेकर है। फिर उस बोर्ड से एक और ट्रांसफार्मर लगा है, छोटा ट्रांसफार्मर लगा है, वो वोल्टेज डाउन करके आपको 415 करता है, वो पावर जाता है यूनिट पीसीसी में। तो देखिए 2 बोर्ड हो गया आपका यूनिट, 2 बोर्ड हो गया आपका एसटी का, और 2 बोर्ड हो गया आपका यूनिट पीसीसी का, 1 बोर्ड हो गया। पीछे में देखिए दिखा हुआ था, पीछे में दिखा हुआ था ना, 2 बोर्ड हो गया यूनिट बोर्ड और 1 हो गया यूनिट पीसीसी। इसी तरह 2 बोर्ड हो गया स्टेशन बोर्ड, 1 हो गया स्टेशन पीसीसी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ये जो LSR1 LSR2 जो दिखा है, ये 2 यूनिट बोर्ड हो गया 6.6 kV के, और ये यूनिट पीसीसी जो हो गया ये LT है, 415 वोल्ट है। देखिए जहां भी एमसीसी क्या है सर? एमसीसी मतलब होता है मोटर कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे सारे मोटर को सप्लाई जाता है। अच्छा मैंने बताया था आपको 33 kV स्विच यार्ड बनता है, वो कहाँ है, वो एक सब स्टेशन है, वो एसआरटी के थ्रू 400 kV से डाउन होके 400 kV से डाउन होके एसआरटी में आता है, एसआरटी में डाउन करता है 33 kV बनता है, उस 33 kV से डाउन होके फिर डायरेक्टली आता है एसटी में, और एसटी से जो स्टेप डाउन होके 6.6 kV होता है, वो जाता है RLSR बोर्ड, इसको कहते हैं स्टेशन बोर्ड, 6.6 kV स्टेशन बोर्ड, और इसी LSR से फिर स्टेप डाउन होके आपका जो जाता है स्टेशन पीसीसी में है। अच्छा आप लोग देख रहे होंगे एक गुलाबी कलर की लाइन है, ये दिख रहा है आप लोग को? यस सर, यस सर। हाँ, ये क्या है, देखिए RSR2 कनेक्ट है LSR2 से, RSR कनेक्टेड है 2 से। यहाँ पे देखिए गुलाबी रंग की लाइन है। क्या होगा जब हमारा जनरेटर बंद होगा ना, जब भी हमारा जनरेटर बंद होगा तो ये यहाँ यूएटी में पावर नहीं आएगा, यहाँ यूएटी में पावर नहीं आएगा, फिर LSR में पावर नहीं आएगा, यहाँ भी पावर नहीं आएगा, यहाँ भी पावर नहीं आएगा। तो क्या होगा, फिर ये स्टेशन ट्रांसफार्मर में पावर आता रहेगा हमेशा, इसमें हमेशा पावर आता रहता है, चाहे जनरेटर चले ना चले हमेशा पावर आते रहेगा। तो क्या होगा, ये जो बोर्ड दिख रहे हैं आपको, इस बोर्ड में भी पावर हमेशा आता रहेगा। तो इस बोर्ड से एक लाइन देखिए जुड़ा हुआ है, वो पावर दे देगा LSR2 को, ये RSR2 जो है पावर दे देगा LSR2 को। यहाँ एक लाइन जुड़ा हुआ है, मतलब ब्रेकर लगा हुआ है। हाँ बताइए। RLSR क्या है सर, मतलब फुल उसका क्या है? फुल फॉर्म इसका कुछ नहीं, इसका कोडिंग है, इसका नाम है स्टेशन बोर्ड। ये देखिए 2 टाइप का बोर्ड है, एक स्टेशन बोर्ड है, एक यूनिट बोर्ड है। यूनिट बोर्ड में क्या होता है, जितने भी यूनिट को चलाने के लिए पावर चाहिए होता है, जहां जहां जाता है वो यूनिट बोर्ड में होता है। और RSR में जो है कॉमन लोड होता है, वो थोड़ा हल्के लोड होते हैं, जिसे उसके बंद होने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लेकिन जब हमारा यूनिट बंद है तो आपका जो यूनिट बंद है तो यूनिट बोर्ड में पावर नहीं आएगा। यदि यूनिट बंद है तो यूनिट में पावर नहीं आएगा, यूनिट बोर्ड में, यूनिट पीसीसी में पावर नहीं आएगा। उसको देने के लिए फिर क्या करता है, एसटी में पावर हमेशा आता रहता है, वो ग्रिड से जुड़ा हुआ है। तो वो पावर जो है RSR2 के थ्रू होके LSR2 में जाता है, वो ऑटो में होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे जनरेटर मान लीजिए किसी भी समय बंद हो गया, ट्रिप हो गया, किसी भी रीजन से बंद हो गया, तो तुरंत ये जो ब्रेकर है अपने आप ही क्लोज हो जाएगा ऑटो में, ताकि LSR में पावर कभी न जाए, इस लाइन के थ्रू आ जाता है पावर ऑटो में।
तो ये इसको कहते हैं चेंज ओवर स्कीम, इसको कहते हैं ऑटो चेंज ओवर स्कीम, और या ऑटो बस ट्रांसफर स्कीम, मतलब एबीटी स्कीम। एबीटी एक लगा हुआ हमारे यहाँ प्लांट में, आप लोग जब आएंगे घूमने तो मैं दिखाऊंगा एबीटी कहाँ लगा हुआ है, जो कि पावर स्टेशन से डायरेक्टली यूनिट को दे देता है। देखिए अब एक इंटरनल बस स्टेशन बस कैसे जुड़ा हुआ है, स्टेशन में कैसे पावर आता है, स्टेशन मतलब जितने भी स्टेशन ट्रांसफार्मर्स हैं कैसे आता है, जो हमारे 3 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, वो कैसे है, वो 33 के बस से डायरेक्टली ले रहे हैं एसटी के थ्रू, एसटी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके थ्रू पावर ले रहे हैं, LSR 1, LSR 2, LSR 3, LSR 4, LSR 5, LSR 6। और जो 4 नंबर यूनिट है वो मैंने बताया था आपको 220 में जुड़ा हुआ है, 220 केवी में जुड़ा हुआ है, तो 220 केवी से आके डायरेक्टली 220 केवी से डायरेक्टली स्टेप डाउन करके 33 केवी 6.6 केवी कर रहा है, तो वो 7 नंबर और 8 नंबर में जुड़ा हुआ है। तो हर यूनिट में 2 बोर्ड हैं, तो 2 1 में, 2 3 में, 2 3 में, 2 4 में, तो कुल मिला के 8 बोर्ड हो गए। तो आरएसआर 1 से शुरू होता है, आरएसआर 8 तक जाता है। इसमें समझ में आया आपको कुछ? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अब मैं ऐसे बता रहा हूं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यदि कुछ किसी के मन में कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, कुछ भी जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो भी पूछ सकता है कुछ थोड़ा बहुत। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ये क्या है, क्यों है सर? समझ में आ रहा है लेकिन सर जैसे कि बोल रहे हैं ना तो तब समझ में आ रहा है, लेकिन अभी जैसे पहले कुछ पूछेंगे तो भूल गया सर। नहीं मैं ब्लैक बोर्ड, अच्छा ब्लैक बोर्ड आपको दिख रहा है पूरा? हाँ सर दिख रहा है। ब्लैक बोर्ड बड़ा कर लीजिए आप लोग, ब्लैक बोर्ड बड़ा कर लीजिए। ओके आप लोग को दिख रहा है ब्लैक बोर्ड? दिख रहा है सर। दिख रहा है। देखिए एक मिनट, दिख रहा है ना ब्लैक बोर्ड आपको? यस सर। एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए ये दिख रहा है आपको, एक गोला दिख रहा है, गोला? यस सर। यस सर। ये जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर है, ठीक है, दिखा आप लोगों को? जी सर। ये जनरेटर हाँ, दिख रहा है सर। ये यहाँ से बिजली बनी और ये चली गई ग्रिड में, ठीक है, ओके? जी सर। जनरेटर के साथ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये। अच्छा ये जनरेटर के बाद जो है, जनरेटर के बाद में एक ट्रांसफार्मर और लगा हुआ है जीटी, जिसको मैं बना देता हूं, अलग कलर से बना देता हूं, रुकिए। ये चला गया जीटी है, ये दिखा आपको? यस जी सर। ये जीटी हो गया, ये यूएटी हो गया, यूएटी यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, ये हो गया यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये जनरेटर जो है आपका 16.5 केवी वोल्टेज जनरेट कर रहा है, और ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ 400 केवी हो गया, 400 केवी, ठीक है, और ये जो आपका यूएटी है ये वोल्टेज को कम कर दे रहा है, ये कर दे रहा है 6.6 केवी, ये कर दे रहा है 6.6 केवी, ठीक है, ओके? ओके सर। ओके सर। अब ये जो है ये पावर कहां जा रहा है? एक बोर्ड में जा रहा है। एक ऐसे बोर्ड होता है, मान लीजिए बहुत सारे इसमें लाइन जैसे आपके घर में पावर आता है ना, जैसे ग्रिड से पावर आता है ना आपके घर में, वैसे ही आपके ये 6.6 केवी पावर है, ये एक बोर्ड में आ रहा है। बोर्ड इसमें बहुत सारी लाइन है, बहुत सारे जगह पावर गया है, आगे भी गया है और यहां पे भी पावर गया है ऐसे। तो इसको कहते हैं यूनिट बोर्ड। ये 6.6 का यूनिट बोर्ड है, यूनिट बोर्ड, ये यूनिट बोर्ड है, ये भी यूनिट बोर्ड है, 6.6 केवी।
अब आगे में क्या है, इसमें क्या है, बहुत सारे मोटर जो हैं, दो टाइप के फीडर होते हैं, एक होता है मोटर फीडर, एक होता है ट्रांसफार्मर फीडर। तो हो सकता है कि ये मोटर को गया हो, बीएफपी मोटर है, बीएफपी, ये पीए फैन, ये एफडी फैन, ठीक है, आईडी फैन, ठीक है, कंप्रेसर, ये बड़ी बड़ी जो मोटर्स है वहां भी गया है। और ये हो सकता है कि ट्रांसफार्मर फीडर्स हो, यहाँ एक ट्रांसफार्मर को पावर गया है, ये ट्रांसफार्मर को पावर गया है। ये क्या करता है, वोल्टेज को डाउन कर देता है, डाउन करके क्या करता है, 415 कर देता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसलिए ट्रांसफार्मर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ये 415 करके फिर एक और बोर्ड में देता है, एक और बोर्ड है, कोई भी एक बोर्ड है, इस बोर्ड का नाम क्या है, यूनिट पीसीसी, यूनिट पीसीसी। ये यूनिट बोर्ड है, ये यूनिट पीसीसी है। फिर यहां से भी पावर गया है, बहुत जगह अलग अलग बोर्ड में गया है। कहां कहां गया है, बॉयलर एसीडीबी, ठीक है, टरबाइन एसीडीबी, टरबाइन एमसीसी, ठीक है, आगे में इमरजेंसी एमसीसी, ऐसे अब बहुत सारे जगह पावर गया है यहां से। तो आप देख रहे होंगे एक पावर का चेन हो गया है, बिजली बन रही है यहाँ पे, यहां से आगे बिजली तो जा रही है, फिर यहीं से बिजली इधर भी आ जा रही है प्लांट में। फिर ये यूएटी में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इससे डाउन होकर इस बोर्ड में आ रहा है, और एक यहाँ बोर्ड में, दो बोर्ड है, एक बोर्ड यहाँ, एक बोर्ड यहाँ। तो यहाँ पे जितने बड़ी बड़ी मोटर्स हैं वहां पे जा रहा है, और इसके बाद कुछ ट्रांसफार्मर फीडर में यहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर फीडर लगा हुआ है, इससे भी अलग एक बोर्ड जनरेट हो रहा है। तो कुल मिला के इस तरह से पावर जा रहा है। ये तो आपका यूनिट बोर्ड हो गया। इसी तरह से और ये लाइन अलग हो गई, और एक सेपरेट लाइन है, ये शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर, दिख रहा है। हाँ, ये एसटी है, स्टेशन ट्रांसफार्मर। ये डायरेक्ट कनेक्टेड है ग्रिड से, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है स्विच यार्ड से, 33 के स्विच यार्ड से कनेक्टेड है। ये पावर अलग से अलग बोर्ड में आता है, जिसको कहते हैं स्टेशन बोर्ड कहते हैं। अब क्या होगा, जब हमारा जनरेटर नहीं चल रहा होगा तो यहाँ बिजली नहीं आएगी, इस बोर्ड में बिजली नहीं आएगी, इसमें नहीं आएगा, कहीं भी नहीं बिजली आएगी। तो जब हमारा जनरेटर बंद रहता है, जनरेटर बंद रहेगा तो पावर यहाँ पे आते रहेगा, यहाँ पावर आते रहेगा हमेशा। तो यहां से एक लाइन है, यहां से एक लाइन जुड़ी हुई है इसमें, और यहाँ पे भी एक और मतलब कोई और एसटी है, वहां से पावर एक जुड़ा हुआ है इसमें भी। जैसे ही ये बंद होगा जनरेटर, ये अपने आप चालू हो जाएगा लाइन, ये लाल वाली लाइन, तो पावर इसमें आ जाएगा। मेन तो पावर का खेल है ना, पावर तो चाहिए आपको, कुछ भी चलाने के लिए आपको पावर चाहिए। जो ऑक्सिलरीज है आपकी, वो ऑक्सिलरीज चाहिए, तो वो ऑक्सिलरीज के लिए ये पावर चाहिए ही आपको। तो कहां से पावर लाना है, कैसे करना है, तो वही अरेंजमेंट है, थ्रू ट्रांसफार्मर, थ्रू स्विच गियर्स। तो इस टाइप से कुछ हमारा अरेंजमेंट है। वो एक दिन में समझ में नहीं आएगा वैसे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। और आप लोग जब भी आएंगे फील्ड में, जब यहाँ पे ओपी जिसमें जिप में आप लोग क्लास कर रहे हैं, जब आप लोग आएंगे एक्चुअल क्लास करने आएंगे, तो जब फील्ड में आप देखने जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे जो बताया सर ने, वो ऐसे ऐसे अरेंजमेंट था। ठीक है? यस सर। क्योंकि थोड़ा सा ये जो वर्चुअल हम लोग जो क्लास करते हैं, थोड़ा सा इसमें वो एक्चुअल क्लासरूम करते तो शायद बेटर रहता, बट ठीक है। तो ये हमारा था ये जो है, ये जितने भी स्टेशन ट्रांसफार्मर हैं, 4 स्टेशन ट्रांसफार्मर हैं, चारों यूनिट के लिए एक एक स्टेशन ट्रांसफार्मर है, हर यूनिट के लिए अपना एक स्टेशन ट्रांसफार्मर है। तो सर ये सारा का एक ही डिपार्टमेंट मेंटेनेंस या जो कुछ है करता है कि सबका सर अलग अलग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट? ये जितना भी बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखता है। जी सर। यस, हाँ, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ये आप लोग देखिए, ये मैं दिखा रहा था, देखिए कैसे करता है।
ये जो RSR है ये स्टेशन बोर्ड है, स्टेशन बोर्ड। वहां से पावर आया एक स्टेशन ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में, इसको कहते हैं, ये 6.6 kV से 415 में डाउन कर रहा है। फिर आता है स्टेशन पीसीसी में। अब स्टेशन पीसीसी में क्या है, दो सेक्शन है। सेक्शन ए है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। हर बोर्ड का 2 सेक्शन होता है, सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 2 होता है, या सेक्शन ए बोल दीजिए, सेक्शन बी बोल दीजिए, या सेक्शन 1 बोल दीजिए, सेक्शन बी बोल दीजिए। और वो दोनों सेक्शन आपस में कनेक्ट होते हैं एक बस कपलर से, इसको कहते हैं बस कपलर। यहाँ पे ये बस कपलर है, इसको बस कपलर समझिए आप। तो यहाँ पे 2 ब्रेकर दिख रहा है, एक एनसी ब्रेकर, एक एनओ ब्रेकर। एनसी मतलब हमेशा क्लोज ही रहेगा ये, और ये एनओ ब्रेकर है, मतलब ये ओपन रहेगा, ये हमेशा ओपन रहेगा। मतलब ये बोर्ड और ये बोर्ड आपस में अलग अलग रहेंगे, और यहाँ ये ओपन है, ये खुला हुआ है। जब भी किसी भी बोर्ड में पावर जाएगा, किसी भी सेक्शन ए में जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा, ऑन होके सेक्शन बी से पावर ले लेगा, या सेक्शन बी में पावर चली गई तो ये फिर से ऑन हो जाएगा, ये भी एनओ ब्रेकर ऑन हो जाएगा, इधर से पावर इधर चली जाएगी। जैसे ये ब्रेकर ऑन होगा तो पावर इधर से इधर या उधर से इधर आएगा। तो ये अब देखने वाली बात है कि ये आपका जो ये इसको कहते हैं चेंज ओवर स्कीम, ऑटो चेंज ओवर स्कीम, ऑटो चेंज ओवर स्कीम कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, तो कहीं पावर जा रहा होगा सेक्शन बी में जा रहा होगा, कहीं जा रहा होगा ए में, लेकिन गलती से भी ये बंद हो गया, ये RSR 3 बंद हो गया किसी भी कारण से, या ब्रेकर ट्रिप हो गया किसी भी रीजन से, तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? हाँ इद्रिश बताओ, बोलो इद्रिश, बोल रहे थे अनुज, फिर से बता दीजिएगा। हाँ ये बोला था कि जो हमारा जो जितना भी पावर कंट्रोल सेंटर है, पीसीसी है, वो जो भी बोर्ड होते हैं, बोर्ड को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। आधा सेक्शन ए होता है, आधा सेक्शन बी होता है, और उन दोनों के बीच में एक और ब्रेकर होता है जिसको कहते हैं बस कपलर। वो हमेशा ओपन रहता है, हमेशा खुला रहता है। यदि गलती से भी पावर ए में चला गया तो जो बस कपलर है वो अपने ऑटो में क्लोज हो जाएगा। वो कैसे क्लोज होता है, वो चेक करता है। जैसे ही उस बस का पावर जाएगा, उसके पास सिग्नल आएगा कि बस में पावर ही नहीं है, तो तुरंत वो ऑन हो जाएगा। ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये वही मैं दिखा। हाँ सर जब ये मतलब क्लोज रहेगा, ये पावर चला गया तो ये क्लोज हो गया, तो इधर से फ्लो होने लगा, तब ये वाला एमसीबी को ऑफ होना पड़ेगा ना? नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं है। वो ये मान लीजिए कि ये आपका ऑफ हो ही गया है, ये तो ऑफ हो ही गया है ना, ये ऑफ हो गया तभी तो पावर चला गया इसमें। ये तो बंद हो गया तभी तो पावर चला गया इसमें, नहीं तो ये बंद नहीं होगा तो पावर तो इसमें रहेगा हमेशा ही। ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है इस पावर का, यदि ये बंद हो गया या इसके ऊपर वाला बंद हो गया, यदि ये बंद हो गया तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये पावर नहीं रहा तो इसमें पावर नहीं रहेगा, इसमें पावर नहीं रहेगा तो इस बस में भी पावर नहीं रहेगा। जितना लाल दिख रहा है ना आपको, जो लाल दिख रहा है ना, लाल मतलब पावर है। ठीक है, या समझिए इस तरह से, लाल मतलब पावर है, ये पावर है। और जैसे ही ये लाल बंद होगा, ये लाल से पीला हो जाएगा, जो भी कोई कलर हो जाएगा, तो उसके लिए फिर ये हरा जो है, हरे को लाल बनाना पड़ेगा। ये हरा लाल होगा तो फिर ये फिर लाल हो जाएगा दोबारा। इसी तरीके से ये स्टेशन पीसीसी है, तो ये अब स्टेशन पीसीसी से एक और बोर्ड है बॉयलर CDB, उसके बीच में भी देखिए एक बस कपलर है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। एक यहाँ ब्रेकर है और एक यहाँ ब्रेकर है, एक यहाँ ब्रेकर है, एक यहाँ ब्रेकर, एक वहाँ सोर्स में है, एक यहाँ पे डाउन स्ट्रीम। इसको कहते हैं अप स्ट्रीम, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। पावर जो होता है यदि ऊपर से आ रहा है कहीं से, इसको कहते हैं अप स्ट्रीम, पावर आगे नीचे में जा रहा है, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो ये अप स्ट्रीम ब्रेकर है, ये डाउन स्ट्रीम ब्रेकर है। या ऊपर से आ रहा है, जैसे ट्रेन में होता है ना, ट्रेन में कहते हैं अप ट्रेन है, डाउन ट्रेन है, उसी तरह से ये अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम। ये पहले वहां से पावर आ रहा है तो ये अप स्ट्रीम हो गया, नीचे जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम। तो ये डाउन स्ट्रीम ब्रेकर है। ये पहले ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा, फिर ये पावर आ जाएगा इसमें। इसी तरह से ये पहले क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा। क्लोज मतलब उसको ऑन करेंगे तो पावर आ जाएगा। तो ये बॉयलर ACDB मतलब क्या होता है, AC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। AC मतलब, AC का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब AC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, AC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। फिर ये टरबाइन, ये बॉयलर में जितना भी AC डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बॉयलर के लिए हो गया।
टरबाइन एसीडी भी है तो टरबाइन एसीडी भी हो गया, ठीक है। यहाँ भी इस तरह से एक अप स्ट्रीम ब्रेकर एक डाउन स्ट्रीम ब्रेकर हो गया, एक अप स्ट्रीम एक डाउन स्ट्रीम। फिर ये टीजी टरबाइन जनरेटर हॉल, मतलब टीजी हॉल में जितने भी मिसलेनियस होगा वहां की सप्लाई गया ऐसे, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ये वेंटिलेशन एमसीसी, तो इस तरह से ये जुड़ा हुआ है सारा। ये सारे बोर्ड जो है कहाँ जुड़े, किससे जुड़े हुए हैं? स्टेशन पीसीसी से जुड़े हुए हैं। स्टेशन में कहाँ से पावर आ रहा है? एलएसआर बोर्ड से आ रहा है, 6.6 केवी बोर्ड से आ रहा है। 6.6 में पावर कहाँ से आ रहा है? एसटी से आ रहा है, एसटी से आ रहा है। एसटी में पावर कहाँ से आ रहा है? एसआरटी से आ रहा है, स्विच यार्ड से आ रहा है। स्विच यार्ड में पावर कहाँ से आ रहा है? एसआरटी से आ रहा है। एसआरटी में पावर कहाँ से आ रहा है? ग्रिड से पावर आ रहा है। इतना पीछे ऐसा हो गया। देखिए आप उसको थोड़ा विजुलाइज कीजिए। ग्रिड है, ग्रिड में आपका बस है, बस में पावर आया, फिर आपका एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है एसआरटी, वो 400 केवी को डाउन किया 33 केवी में, फिर 33 केवी को डाउन करके फिर आपको एक ट्रांसफार्मर में गया एसटी में, एसटी से फिर पावर डाउन हुआ, फिर वो 6.6 केवी बनाया, 6.6 केवी से पावर डाउन हुआ, फिर ये बोर्ड में गया, एलएसआर बोर्ड में गया, एलएसआर बोर्ड से फिर एक ट्रांसफार्मर लगाए हैं, उस स्टेशन ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर एसएटी कहते हैं इसको, ये डाउन करता है 415 में, फिर आया पावर स्टेशन पीसीसी में, फिर वहां से पावर आया बॉयलर एसीडीवी में, वहां से पावर आया टरबाइन एसीडीवी में, वहां से पावर आया टीजी एसीडीवी में, सब जगह पावर आया। इस तरीके से पावर का फ्लो है, इतना एक कॉम्प्लेक्स है। ये जो दिख रहा है आपको सारा ब्रेकर है, ये ब्रेकर जो इतने भी हैं सब एसी, ये आपका एसी भी है, एयर सर्किट ब्रेकर है। ये आपको ब्रेकर जो दिख रहा है ब्लू वाला, ये आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और जो स्विच यार्ड में दिख रहा था ब्रेकर, वो आपका ब्रेकर जो है SF6 सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। कुछ तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत? जी सर। क्योंकि वर्चुअल है, वर्चुअल में देखिए आप मतलब जो है आप समोसा जो खाने में मजा है वो देख के थोड़ा मजा आता है। तो इसी तरह से कुछ आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे वर्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं, यदि रियली में आप देखेंगे आगे यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें। आप यहाँ पे यदि जब कोरोना का इफेक्ट खत्म होगा, जब क्लासेस चालू होंगी आपकी, तो शायद आप जब यहाँ आएंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा फील्ड में देखेंगे तो। क्योंकि आप लोग बीटेक करने के बाद एनपीटीआई या डिप्लोमा करने के बाद जो भी एनपीटीआई कर रहे हैं, ये अपना जो भी है जिप से कर रहे हैं आप लोग, पीजी कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये पावर का तो एक्सपोजर होना ही चाहिए। तो वो आपको सब दिखाया जाएगा, आपको सब समझाया जाएगा, तो काफी आपको एक्सपोजर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से ये तो स्टेशन वाला हो गया था, पीछे इसे स्टेशन हो गया था, फिर इसी तरह से यूनिट पीसीसी है। तो वो पावर कहाँ से आया है? फिर वो जो जनरेटर है, आप बोर्ड में देखेंगे पीछे बोर्ड में, तो वो आपका जनरेटर के साथ में ट्रांसफार्मर है यूएटी से पावर आया है यूनिट बोर्ड में। तो ये यूनिट बोर्ड आपका हो गया LSR1 LSR2, जैसे ऊपर में दिखाया वैसे अभी यहाँ पे भी है। फिर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है यूनिट ट्रांसफार्मर, वो डाउन कर रहा है 415 में। फिर ये NONC ब्रेकर है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, फिर बॉयलर एमसीसी है, फिर टरबाइन एमसीसी है, फिर यूनिट एमसीसी है, फिर इमरजेंसी एमसीसी है। इस तरह से पावर का फ्लो हुआ है। ये अब ये देखिए एलएसआर के पहले कहाँ से पावर आया है? एलएसआर बोर्ड में कहाँ से आया है? ये पावर आया है डायरेक्टली यूएटी में, और यूएटी में पावर कहाँ से आया है? जनरेटर से थ्रू आया है। तो जनरेटर है, जनरेटर से पावर आया यूएटी में, यूएटी से पावर आया एलएसआर बोर्ड में, एलएसआर बोर्ड से फिर एक ट्रांसफार्मर लगा के फिर स्टेप डाउन किए, वोल्टेज को नीचे किए, वोल्टेज कम किए, और यूनिट पीसीसी में गया पावर। यूनिट पीसीसी से सेक्शन ए में, अब देखिए सेक्शन ए से पावर गया है बॉयलर एमसीसी के सेक्शन ए में, फिर यूनिट पीसीसी के सेक्शन ए से गया है सेक्शन ए में। ये जो सेक्शन ए का पावर है सेक्शन ए में गया है, सेक्शन बी का पावर सेक्शन बी में गया है। इन दोनों के बीच में एक ग्रीन रंग का जो दिख रहा है आपको, ये आपका बस कपलर है। अब ऐसा नहीं है, अब वो बॉयलर जहां दिख रहा है आपको बॉयलर एमसीसी, अब बॉयलर एमसीसी से भी पावर कहीं और गया है, सूट ब्लोअर एमसीसी में गया है, बॉयलर वॉल टेम्पर में गया है पावर। तो इस तरह से पावर सारा फ्लो हुआ है। डीजी, अब डीजी भी हमारे लगा हुआ है, डीजी मतलब डीएल जनरेटर हमारा। यदि जैसे बताया ना किसी ने कि सर इमरजेंसी में वो बैटरी यूज करते हैं, बैटरी तो यूज करते हैं, लेकिन कब तक यूज करेंगे बैटरी? तो बैटरी का एक लिमिटेशन है। उसी तरीके से फिर हम डीजी भी लगाए हुए हैं। यदि प्लांट में बिजली चली जाएगी तो तुरंत ही डीजी ऑन हो जाता है। वो डीजी ऑन होने होते ही डीजी पीसीसी में पावर आता है। ये लाल रंग का मतलब कि देखिए डीजी चालू हो गया, और लाल रंग से ये मतलब पावर आ गया। ये पावर आता है किस बोर्ड में आता है? डायरेक्टली आता है इमरजेंसी बोर्ड में।
डायरेक्टली आता है पावर इमरजेंसी बोर्ड में, उस बोर्ड में आता है, इमरजेंसी बोर्ड में आता है। से दो बोर्ड है आपका जैसे DGPCC 3 मतलब कि 3 नंबर यूनिट के लिए है, DGPCC 4 मतलब 4 नंबर यूनिट के लिए है। तो 4 नंबर वाला 4 नंबर के लिए इमरजेंसी में आएगा और 3 नंबर का 3 नंबर इमरजेंसी में आएगा। इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अभी देखिए जो इमरजेंसी बोर्ड है, अब देखिए मैं यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा कैसे कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे कैसे। ये येलो मतलब क्या है, येलो दिख रहा है आपको? येलो, हेलो। हाँ येलो दिख रहा है, येलो दिख रहा है। हाँ देखिए, हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ सर अभी ये ब्रीफली बता सकते हैं क्यों सर, मेरा नेटवर्क अभी प्रॉब्लम आ गया था, तो सर अभी 10 मिनट में क्या आप बताए, कुछ पता ही नहीं चला सर। अच्छा 10 मिनट पीछे अभी 10 मिनट के सर नेटवर्क चला गया सर, अभी रोड पे आए, बाहर निकले घर के, तब वो सही नेटवर्क आ रहा है मेरा। अच्छा मैं यही बताने की कोशिश, वो कहाँ तक आप समझे थे? सर लास्ट वो सर बोर्ड वर्क जो कर रहे थे ना, देखो ये दिखा रहा था, ये देख लो, यहाँ देख लो, वो बता रहा था ना जेनरेटर होता है, जनरेटर जब बिजली बनाता है तो बिजली जो जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके जाती है यूएटी में, यूएटी से डायरेक्टली बोर्ड में जाता है, यूनिट बोर्ड में, और एसटी से पावर जाता है स्टेशन बोर्ड में। तो ये मैं दिखा रहा था एलएसआर जो है ये यूनिट बोर्ड है, तो ये एलएसआर के पहले पावर कहाँ आता है? यूएटी में। जनरेटर चालू हुआ, जनरेटर से पावर आया यूएटी में, यूएटी से पावर आया एलएसआर बोर्ड में। यहाँ पे एलएसआर बोर्ड से फिर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है आपका 6.6 से डाउन करके 415 करता है, फिर वो पावर आता है यूनिट पीसीसी में आता है, यूनिट पीसीसी के सेक्शन ए में आता है, और एलएसआर 2 से आता है सेक्शन बी में आता है। दोनों दो सोर्स हो गया, तो अब 2 सोर्स हो गया। फिर इससे इन सब बोर्ड से, ये क्योंकि पीसीसी है, पावर कंट्रोल सेंटर है, तो ये क्या करता है बाकी और जगह जो छोटे छोटे मोटर कंट्रोल सेंटर है उनको पावर देता है। तो ये बॉयलर एमसीसी को पावर दिया, टरबाइन को दिया, यूनिट को दिया और इमरजेंसी बोर्ड को दिया। ये 4 बोर्ड हो गए। इन चारों बोर्ड को ये पावर यूनिट पीसीसी से आता है, और यूनिट पीसीसी से पावर आता है एलएसआर से, एलएसआर में पावर आता है यूएटी ट्रांसफार्मर से। इस तरीके से होता है। इसी तरह से जो स्टेशन बोर्ड है वहां पे पावर आता है डायरेक्टली एसटी से आता है, एसटी से आता है स्टेशन बोर्ड में, स्टेशन बोर्ड से आता है एक ट्रांसफार्मर लगा, ट्रांसफार्मर से आता है स्टेशन पीसीसी में, स्टेशन पीसीसी से आता है, बहुत सारे बोर्ड्स हैं इस टाइप से ये आता है। ये आपका ये स्टेशन बोर्ड हो गया। आरएलएसआर में आता है पावर कहाँ से? एसटी से पावर आता है। एसटी में पावर कहाँ से आता है? आपका 33 के स्विच यार्ड में। 33 के स्विच यार्ड में कहाँ से आता है? आपका आता है स्विच यार्ड से, ग्रिड से आता है स्टेशन एसआरटी में, स्टेशन से जो ट्रांसफॉर्मर एसआरटी से पावर जाता है 33 के स्विच यार्ड में, 33 के स्विच यार्ड से आता है आपका एसटी में, एसटी से पावर आता है आरएलएसआर बोर्ड में, आरएलएसआर से फिर आता है स्टेशन पीसीसी में, फिर बाकी सारे बोर्ड्स को पावर जाता है। इस तरीके से है। तो थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कैसे होता है। ये देखिए, हाँ अभी देखिए ये मान लीजिए एक सिस्टम है, ये आपको दिख रहा है इमरजेंसी एमसीसी है। इमरजेंसी एमसीसी सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड है। इसमें मान लीजिए पावर चला जाएगा तो कैसे डीजी स्टार्ट होगा? जैसे डीजी कैसे स्टार्ट होता है? जब भी इमरजेंसी बोर्ड में पावर चला जाएगा तो डीजी स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा देखिए कैसे होता है। ये आपका क्या होगा, ये पीला रंग का जो दिखे मतलब बंद हो गया, दिख रहा है आपको? हेलो, यस सर। देखिए अभी क्या है, ये देखिए ये यूनिट पीसीसी से देखिए यूनिट पीसीसी के देखिए पावर आ रहा है, लाल रंग का था, अभी ये बंद हो गया। एक में देखिए, हाँ अभी क्या है, दोनों लाल है। जो नीचे में लिखा हुआ फ्रॉम यूनिट पीसीसी सेक्शन ए और यूनिट पीसीसी सेक्शन बी, तो पावर आ रहा है इमरजेंसी बोर्ड में, पावर नॉर्मल है। लेकिन मान लीजिए गलती से यूनिट पीसीसी में पावर चला गया, एक देखिए ये पीला वाला चला गया तो तुरंत ये लाल हो गया बीच में, देखे, देखा आपने? ये हरा था ना, हरा, जैसे ये पावर चला गया तुरंत ये लाल हो गया। मतलब सेक्शन ए का पावर चला गया तो तुरंत बस कपलर ऑन हो गया, और बस कपलर ऑन होके ये बस कपलर ऑन हो गया, ऑन होके इसमें पावर चला गया। अब देखिए, अब ये तो अभी ये हुआ, ये ऑन हो गया। अब इसमें सेक्शन बी का, सेक्शन ए का पावर चला जाता क्या होता है? देखिए ये पावर चला गया, ये तुरंत जो है डीजे स्टार्ट हो गया,
देखिए ये हुआ, ये डीजे स्टार्ट हुआ, ये ब्रेकर ऑन हुआ पीला से, देखिए पीला ऑन हो गया, डीजे स्टार्ट हुआ, ये ब्रेकर ऑन हो गया, ये ब्रेकर ऑन हो गया, लाल हो गया, और फिर ये देखिए ये ऑन हो गया और फिर पावर आ गया। इस तरीके से आता है। तो मतलब यदि पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा तो पावर यहां से आ जाएगा, डीजी से पावर आ जाएगा इसमें। ये हमारा एक डीसी सिस्टम है, मतलब बैटरी सिस्टम है। बैटरी सिस्टम में क्या है, हमारा नॉर्मली क्या होता है, जब पावर रहता है तो ये हमारा एक फ्लोट कम बूस्ट चार्जर है। उसमें क्या होता है, सप्लाई आता रहता है, एसी सप्लाई आता रहता है। नॉर्मली में एसी को कन्वर्ट करके डीसी में करता है। और डीसी क्या है, ये डीसी लिखा है डीसी डीबी, मतलब डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है पावर। जैसे ही पूरा सप्लाई फेल हुआ तो इस डीसी डीबी में पावर कहां से आता है, बैटरी से आता है पावर। बस यही है इसमें। फिर ये ईएसपी में है, ईएसपी में पावर कहां से आता है, वही एलएसआर बोर्ड से पावर जाएगा एक ट्रांसफार्मर के थ्रू ईएसपी में। और ईएसपी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, मतलब ईएसपी में जो है वहां पे जो बॉयलर के बाद में लगा होता है वहां पे भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं। तो ये तो जो मैं दिखा रहा था आपको बोर्ड, वो मेन प्लांट में थे। फिर ये ईएसपी में है, ईएसपी में सप्लाई गया है। ऐसे ईएसपी में फिर फ्यूल ऑयल सप्लाई, यहाँ पे तेल आता है, जहाँ से तेल वहां पे सप्लाई गया हुआ है। इसी तरीके से फिर सीटी और सीडब्ल्यू हाउस में भी पावर ऐसे गया है। सब जगह पावर का मैं दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पावर गया है। फिर प्लांट में जो प्लांट वाटर सिस्टम जहाँ पानी आता है वहां भी पावर कहाँ गया है, इस टाइप से आता है। अब देखिए कैसे किसी बोर्ड को आइसोलेट करते हैं। किसी बोर्ड को बंद करना है, किसी का कोई काम करना है, मान लीजिए मुझे कोई काम करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए ये बोर्ड है, यूनिट पीसीसी है, और सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, ठीक है। ये बॉयलर एमसीसी मान लीजिए नीचे में जुड़ा हुआ है, आपको काम करना है। अब मान लीजिए यूनिट पीसीसी आपको बंद करना है, ये सेक्शन ए बंद करना है। तो बंद करना है तो पहले तो सप्लाई नीचे में जा रहा है। अब देखिए बहुत तेजी से हो रहा है तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, मान लीजिए इस सेक्शन में काम करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए अभी तो लाल है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको बंद करना है, पीला हो गया, मान लीजिए इसको बंद करना है तो पहले ये नीचे वाला पहले बंद कर लेंगे, ये बंद कर लेंगे, ठीक है। इसमें ये बंद कर दिए, इसका बस कपड़ा ऑन कर दिए, पावर यहाँ आ जा रहा है। ये पूरा इन दोनों ब्रेकर को भी बंद कर दिए, यहाँ भी बंद कर दिए, ये अब ये पूरा पावर इसमें नहीं आ रहा है, कहीं से भी नहीं आ रहा है। तो अब ये जो है इसमें हम काम कर सकते हैं इस तरीके से। ये स्पेसिफिकेशन है, जितने भी जीटी हैं, जीटी 1 2 3 4 1 2 3 जो है आपका 315 एमवीए के हैं, जो मैंने बताया था आपको। 16.5 केवी से बढ़ा के 420 वोल्ट केवी तक करते हैं। और GT4 जो है आपका वो क्या करता है, 315 एमवीए का भी है, लेकिन 16.5 से लेके बढ़ाता है 220 केवी करता है। ICT जो है 315 एमवीए का है, 400 बाई 200 बाई 33 केवी हम लोग यूज नहीं करते हैं, केवल 400 बाई 220 केवी करते हैं। ST है 40 एमवीए का, SRT है 100 एमवीए का, UAT है 20 एमवीए का। तो ये मैंने आपको दिखाया। अब कुछ और दिखाता हूँ आपको, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह या जो इस टाइप से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये देखिए आप लोग, थोड़ा ब्रेकर देखो, फोटोग्राफ देख लीजिए, थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को। तो टाइम होगा, लोड होने में टाइम होगा, थोड़ा सा लगेगा। देखिए ये बोर्ड है, आपको जो दिख रहा है यही बोर्ड है।
ये आपका एचटी बोर्ड है, एचटी बोर्ड है, और ये आपका 6.6 kV का एचटी बोर्ड है, और इसके ब्रेकर्स हैं, ये ब्रेकर्स हैं। ये देखिए वैक्यूम इंटरप्रेटर है, ये इसके अंदर ही जो है कांटेक्ट बनता है। देखिए ये ऊपर में है, बिजली ऊपर से आती है, नीचे से आती है, ऊपर से आती है और नीचे चली जाती है। तो बीच में यदि ओपन रहेगा तो बिजली जाएगी नहीं, तो यही कांटेक्ट बनाता है। ये देखिए यहाँ से ये दिख रहा है आपको, ये इसका सप्लाई गया हुआ है यहाँ से, ये इसके सामान जो भी लगते हैं। ये आपका जो है एयर सर्किट ब्रेकर है। सर इसमें स्प्रिंग चार्ज मैकेनिज्म रहता है ना सर? स्प्रिंग चार्ज क्या बोले थे? स्प्रिंग चार्ज मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है ना हाँ, सर? ये देखिए ये स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है, ये आपको दिख रहा है, ये स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है। जी। ये मोटर है, ये स्प्रिंग चार्ज करता है, अंदर में इसके स्प्रिंग लगा हुआ है, वो स्प्रिंग टेंशन से वो रहता है। जैसे ही हमारा ये जो देखिए एक कॉइल है, ये क्लोजिंग कॉइल है, ट्रिपिंग कॉइल है। तो जब हम क्या करते हैं, जब भी मान लीजिए कोई बंद करता है या कोई फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट आता है तो क्या होता है, रिले जो होता है, रिले में फॉल्ट आता है, रिले में या कोई बंद कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो कमांड देता है ट्रिपिंग कॉइल को। ट्रिपिंग कॉइल जाता है, इसमें एक प्लंजर टाइप का है, प्लंजर, वो प्लंजर दब जाता है, दब जाने से वहां स्प्रिंग सिस्टम को वो एक्चुएट कर देता है, वो ओपन हो जाता है, ब्रेकर को ओपन कर देता है। तो इस टाइप से ये है। ये अंदर में देखिए यही है, अंदर में जो होता है ये देखिए, ये आपका ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, यही आके चिपक जाता है इसमें, ये जाके इसमें चिपक जाता है, तो ये कॉन्टैक्ट बन जाता है। यदि ये यहाँ से अभी ओपन पोजीशन में है, जब ये क्लोज होगा तो एक चक्कर चिपक जाएगा इसमें। ये जो दिख रहा है आपको, ये जाके ये बस में जाता है, ये ब्रेकर मतलब ये यहाँ से पावर इनकमिंग आया, फिर यहाँ से आउटगोइंग निकला, ये इसके अंदर घुसता है। ये देखिए ये जो है पैनल है, पैनल के अंदर में यहाँ से पावर आता है, फिर यहाँ से क्लोज होगा तो यहाँ ऊपर में पावर जाता है, इस टाइप से। ये आपका SF6 सर्किट ब्रेकर है, SF6 सर्किट ब्रेकर है, जो स्विच यार्ड में लगा हुआ है। डीसी सिस्टम जो है आपको मतलब प्लांट में जो है तो एसी सप्लाई हो गया, डीसी का भी इम्पोर्टेंस है, तो इसमें बैटरी सिस्टम लगा होता है। थोड़ा सा एक बार दिखाना चाहता हूँ आपको डीसी सिस्टम। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कोई बताएगा? मैकेनिकल 0। ठीक है। नहीं 50 हर्ट्ज नहीं होती है। 50 हर्ट्ज जो है आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती हर्ट्ज मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो इसमें साइकिल होती नहीं, ये डीसी मतलब कांस्टेंट वोल्टेज होता है इसमें। हाँ ये देखिए, ये चार्जर है, यही चार्जर है। इस चार्जर में क्या होता है, एसी सप्लाई आती रहती है, और उसमें आपका डायोड लगे होते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं एसी को डीसी में, और डीसी सप्लाई हमेशा मिलती रहती है हमको। जितना भी आपको जैसे आपको ब्रेकर दिखाया ना, ब्रेकर, तो ब्रेकर में जो आपका जो क्लोजिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल दिखाया था आपको, ब्रेकर जो चालू बंद होता है, उसकी जो कंट्रोल सप्लाई होती है। देखिए इलेक्ट्रिकल में ना, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें दो टाइप की सप्लाई होती है, एक होती है कंट्रोल सप्लाई, एक होती है पावर सप्लाई। कंट्रोल सप्लाई मतलब क्या होता है, जो कंट्रोल करता है, और पावर सप्लाई मतलब जो पावर जा रहा है। यदि किसी चीज को, किसी मोटर को पावर जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन उसको कंट्रोलिंग जो करते हैं, उसका ब्रेकर ऑन ऑफ करना है, उसके लिए जो है, या ब्रेकर चालू है कि बंद है वो दिखाता है। जो लैंप लगा, देखिए जो लैंप लगा है, यहाँ पे लैंप भी लगा हुआ है, ये सब जो जलता है, इसको जो कहते हैं, इसमें कंट्रोल सप्लाई आता है, कंट्रोल सप्लाई।
तो उसको कंट्रोलिंग के लिए उसके मतलब उसके ब्रेकर को ऑन करना है, ब्रेकर को ट्रिप कराना है, रिले में सप्लाई जो जाता है वो सब क्या होता है, वो कंट्रोल सप्लाई होता है। तो जितना भी कंट्रोल सप्लाई होता है ना वो सब डीसी होता है, सारा डीसी होता है, क्योंकि डीसी क्या है, रिलायबल सप्लाई है। एसी जो है रिलायबल सप्लाई नहीं है ना। एसी बंद हो सकता है क्योंकि हमारे पास डीसी का बैकअप है, डीसी को आप स्टोर कर सकते हैं, एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, एसी बनता है और तुरंत मतलब जो है कंज्यूम हो जाता है, बिजली बन रही है और हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डीसी ऐसा बिजली है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैटरी के थ्रू। जैसे आपके मोबाइल में भी जो बैटरी है क्या है, वो एक तरह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लिथियम आयन बैटरी है, तो वो एक बार हम चार्ज कर देते हैं तो बैटरी हमारा यूज करते हैं। तो डीसी सिस्टम क्या होता है, जितना भी कंट्रोल सप्लाई है, जितना भी कंट्रोल सप्लाई है मोटर्स के लिए, ट्रांसफार्मर्स के लिए, जनरेटर के लिए, रिले में गया है, ब्रेकर में गया है, इंडिकेशन लैंप है, सब में डीसी जाता है। सब में डीसी कितना जाता है, 220 वोल्ट। कितना जाता है, 220 वोल्ट ओनली, ठीक है। जितने भी डीसी मोटर्स हैं वो भी जाते हैं, कितना जाता है उसमें, 220 वोल्ट ओनली, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये जो चार्जर दिख रहा है आपको, इसमें क्या होता है, अब देखिए हमेशा तो बैटरी से देते नहीं हम, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास बिजली है, बिजली तो 99% रहती है, हमको 99.99% हमेशा रहता है अवेलेबल। तो बिजली में क्या, इसमें क्या होता है, ये चार्जर है, यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है आपको 3 लाइट जल रहा है, मतलब सब 3 पे सप्लाई आ रही है, इसमें सप्लाई आती है। इसमें क्या होता है, सप्लाई जो है फिर एसी को कन्वर्ट करके डीसी करके वो डीसी में जाता है सप्लाई। यदि मान लीजिए एसी फेल हो गया तो हमारा पैरेलल में जुड़ा होता है डीसी, बैटरी जुड़ा होता है, बैटरी, ये बैटरी जुड़ा होता है। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, यस सर। देखिए, हाँ ये देखिए ये सिंगल डायग्राम है। देखिए एसी मेंस ऑन, एसी ऑन है, फिर यहाँ से आया, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एसी ऑन यहाँ पे आया। ये देखिए फ्लोट चार्जर है, यहाँ देखिए ये ऐसे जो सिग्नल बनाया हुआ है एसी है, और ये जो डायरेक्ट लिखा हुआ है डीसी है। तो एसी को कन्वर्ट किया डीसी में, डीसी चला गया, लोड को चला गया। मान लीजिए ये एसी बंद हो जाए तो यहाँ देखिए बैटरी भी है, देखिए बैटरी भी लगा हुआ है, ये बैटरी लाइन में आ जाएगा और डायरेक्ट सप्लाई चला जाएगा लोड को। मान लीजिए ये बंद भी हो जाता है किसी भी कारण से, तो ये बैटरी जो है से सप्लाई जाता है। अब देखिए बैटरी जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बैटरी से देते हैं इसमें, ये बैटरी बैंक होता है, पूरा बैटरी बैंक होता है। तो 220 वोल्ट बनाने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो आपका 172 बैटरी यूज करते हैं, 172 बैटरी यूज करते हैं। एक बैटरी का वोल्टेज होता है 1.2 वोल्टेज, एक बैटरी का वोल्टेज होता है 1.2 वोल्टेज, ठीक है। हेलो जी सर। तो ये आपका जो है 1.2 इंटू 172 करेंगे तो 220 आता है। तो वो वोल्टेज आके बैटरी में, आपका बैटरी से डायरेक्ट लोड को चला जाता है यदि हमारे बेस से फेल होता है तो। सर बैटरी मैक्सिमम के सर कितना टाइम तक चल सकता है? हाँ, तो बैटरी बहुत अच्छा। आप इलेक्ट्रिकल से कि मैकेनिकल से हैं? इलेक्ट्रिकल से सर। हाँ, आपका मोबाइल है आपके पास? जी सर। तो मोबाइल में आपका जो मोबाइल का बैटरी, जब मोबाइल खरीदते हैं तो क्या देखते हैं, कितना एमएएच का बैटरी है? कितना एच का बैटरी है ना? जी सर। आजकल तो बड़ी आती हैं, 5000 मिली एम्पियर आवर या 6000 मिली एम्पियर आवर का बैटरी आ गया है। पहले आता था 2000, 1000, 3000 mAh का आता था, अभी तो ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब मिली एम्पियर आवर। यदि 5000 मिली एम्पियर आवर का यदि करंट लेगा तुम्हारा बैटरी, 1 घंटे में तुम्हारा खत्म हो जाएगा बैटरी, ठीक है। जी सर। यस, तो इसी तरीके से 5 मिली एम्पियर मतलब 5 एम्पियर हो गया। 5 एम्पियर पूरा 1 घंटे में तुम एक 5 एम्पियर का लोड दे दोगे तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बैटरी का भी जो रेटिंग आता है, कितने एएच का बैटरी है, यहाँ पे मिली एम्पियर नहीं होता है, एएच होता है। 750 एएच का बैटरी है, 500 एएच का बैटरी है, 600 एएच का बैटरी है, 1000 एएच का बैटरी है। तो 1000 एएच मतलब क्या हुआ, 1000 एम्पियर लोड दोगे तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। यदि 100 एम्पियर लोड दोगे तो कितने में खत्म होगा, 10 घंटे में। 10 घंटे हैं, और ये 10 एम्पियर लोड दोगे तो 100 घंटे, 100 घंटे। जी सर। ठीक है। तो हमारा सिस्टम उसके डिजाइन होता है कि कितना जो है हमारा लोड है। ये देखिए, ये दिखा आपको बैटरी, ये बैटरी का नेम प्लेट है, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, क्या लिखा है यहाँ पे,
साढ़े 700 AH, 700 एम्पियर आवर सर। 2 वैट, तो 750 एच की बैटरी है, मतलब 750 एम्पियर का लोड रहेगा तो आपका 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो इसमें 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर का लोड मान लीजिए, जो भी जितना भी रहेगा, मान लीजिए 100 एम्पियर है तो 7.5 घंटा चल जाएगा हमारी बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी यूज करते हैं ना निकल सर। बैटरी, हाँ, ये देखिए बैटरी बैंक है, ये पूरा बैटरी बैंक है, ये पूरा बैटरी बैंक है। ये 172 बैटरी है एक बैंक में, और ये दूसरा बैंक है। तो दोनों बैटरी को हम लोग पैरेलल में जोड़ दिए हैं। तो कितना हो, 750 कितना हो गया, 1500 एच हो गया, मतलब 1500 एच हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो सेल कनेक्टर से जुड़ा हुआ रहता है ना सर, सब एक दूसरे से, सब एक दूसरे से सीरीज में सेल कनेक्टर से जुड़ा हुआ रहता है ना सर। सर वैसे तो हम लोग सर ग्रिड से ही कनेक्शन लेते हैं इंटरनल यूसेज के लिए, तो फिर इतना बैटरी सर ग्रिड में तो कभी मतलब नहीं, ग्रिड कॉल ज्यादातर आता नहीं है ना। ग्रिड भी तो फेल हो जाता है। हाँ, ग्रिड तो फेल हो जाता है ना, ग्रिड में तो वो फेल हो जाता है। जब ग्रिड सर फेल बहुत होता है, रेयर होता है, हाँ बहुत रेयर होता है सर। हाँ रेयर केस के लिए नहीं इसका यूज होता है। हाँ, रेयर केस के लिए होता है, रेयर केस के लिए होता है, क्योंकि जो प्लांट के लिए हमारा, इन्वर्टर का काम करता है ना सर ये? हाँ, प्लांट के लिए इन्वर्टर का काम करता है? इन्वर्टर, जी सर। तो इन्वर्टर तो क्या छोटा हो गया ना, इन्वर्टर तो आपका एसी को, इन्वर्टर क्या है, वही तो चार्जर ही तो है, वही इन्वर्टर जो घर में आपके इन्वर्टर लगा होता है, वैसे ही तो है, वो चार्जर इन्वर्टर ही है, वो इन्वर्ट कर रहा है एसी को डीसी में। लेकिन वो जो बड़ा है ना, वो बहुत बड़ा है। लेकिन एसी फेल हो जाएगा तो क्या होगा फिर, हमारे घर में क्या होता है, जब एसी बंद हो जाती है तो क्या होता है, बैटरी से लोड लेता है ना, बैटरी से लोड, जो घर में इन्वर्टर लगा होता है, वो जब बिजली चली जाती है तो बैटरी चार्ज होता रहता है। जैसे जी। बिजली फेल हुई तो बैटरी से लोड ले लेता है, बैटरी से लाइट चलता रहता है, और जैसे ही फिर बिजली आती है फिर वो बैटरी से बंद हो जाता है, नॉर्मल एसी से लेता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है ये। तो ये आपका बैटरीज है, ये बैटरी बैंक है अलग अलग। ये रेटिंग आपके हो गया, ये बैटरी का देखिए कैसे सब सीरीज में जुड़ा हुआ है बैटरी। और ये बैटरी का चार्जर का सप्लाई आया है, एसी सप्लाई आया है यहाँ पे, ये देखिए एसी सप्लाई आया है, एसी सप्लाई से करके ये आपका थर्स्टर वगैरह है, देखिए थर्स्टर बैंक है, ठीक है। और ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, और कन्वर्ट करने के बाद फिर अब डीसी बना रहा है, ये चार्जर है। तो इस तरीके से आपका ये डीसी सिस्टम हो गया। पर्टिकुलर टाइम पे बैटरी को चेंज भी करना पड़ता है। क्या बोल रहे थे? हाँ बताइए क्या? पर्टिकुलर टाइम पे बैटरी को चेंज भी करना पड़ता। हाँ, बैटरी कब चेंज करते हैं? हाँ सर। बैटरी को जब चेंज करते हैं, जब बैटरी का जो बैटरी में जब वोल्टेज डेवलप नहीं होता है तब हम बैटरी चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, हर 3 महीने में बैटरी का वोल्टेज लेते हैं, हमारा जो शेड्यूल है, तो बैटरी का शेड्यूल है हर 3 महीने में वोल्टेज लेते हैं। सर बैटरी में डिस्टिल वाटर डाला जाता है सर? हाँ हाँ, डीएम वाटर उसमें, मतलब पहले से ही वो इलेक्ट्रोलाइट पड़ा आता है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड डाला जाता है, पहले से ही डाला रहता है उसमें, केवल डीएम वाटर हम डाल देते हैं। फिर तो डीएम वाटर यदि कम हो जाता है तो फिर डीएम वाटर हम मिला देते हैं उसमें, डिस्टिल वाटर। डीएम वाटर मतलब डीमिनरलाइज वाटर। हाँ सर बैटरी का जैसे मतलब बैटरी का सेल डाउन हो जाए तो उसको जो फ्लेक्सी चार्जर है उससे तो चार्ज किया जा सकता है ना सर? एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए।
हेलो। यस सर। एक मिनट रुकिए। तो ये इस तरह से, हाँ क्या बोल रहे थे आप लोग, बताइए। सर मैं बोल रहा बैटरी सेल डाउन हो जाए, मतलब वोल्टेज कम हो जाए तो सर हाँ चार्जर किया जा सकता है। तो ये, हाँ बैटरी को चेंज हम कब करते हैं, जब बैटरी का वोल्टेज जो है 1 वोल्ट से कम हो जाता है, 0.9 आ जाता है, तो हम लोग चेंज कर देते हैं। नहीं सर चेंज नहीं, मैं बोल रहा हूँ फ्लेक्सी चार्जर चार्ज किया जा सकता है ना। यानी आवाज आपका समझ में नहीं आया, क्या बोले, फिर से बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर कि जब उसका वोल्टेज कम हो जाता है 1 से नीचे, हाँ तब हाँ सर हम लोग उसको फ्लेक्सी चार्जर से चार्ज किया कर सकता हूँ ना। हाँ, चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो उसका वोल्टेज नहीं डेवलप होता है। जब वो बैटरी का जब एंड लाइफ हो जाता है, बैटरी का लाइफ जो एंड हो जाता है, तो वोल्टेज डेवलप नहीं होता है। बकलिंग हो जाता है उसमें, तो फिर उसका खत्म हो जाता है उसका। हाँ, यदि बैटरी उसको बूस्ट चार्ज करने से हो जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत, तब तो हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन यदि नहीं हो रहा है वोल्टेज डेवलप, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बैटरी को। उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 12.5 से नीचे हो जाएगा तो सर खत्म हो जाएगा। तो हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका सर, हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि कम होता है तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को बढ़ाने के लिए फिर हम लोग उसमें डाल देते हैं डीएम वाटर। जी सर। सर बैटरी की लाइफ कितनी होती है लगभग? डिस्टिल वाटर नहीं डाला जाता सर, डीएम वाटर डाला जाता है। एक आदमी बोले, क्या बोल रहे हैं शक्ति? सर डिस्टिल वाटर नहीं डाला जाता। नहीं, देखिए इसमें जो है ना, एक मैं फिर से दिखाना पड़ेगा मुझे। वो बैटरी का एक लेवल होता है, एक मिनिमम लेवल, एक मैक्सिमम लेवल। उन दोनों के बीच में वो पानी का लेवल होना चाहिए। यदि मिनिमम लेवल नीचे चला गया तो हमको पानी डाल देना है, बस ये है। जी सर। जैसे घर में भी होता है ना, घर में भी लेवल इंडिकेटर होता है, बैटरी में देखते होंगे। उस लेवल नीचे चला जाएगा तो डिस्टिल वाटर डाल देते हैं हम लोग। सर हाइड्रोमीटर से नाप के डाल देते हैं ना सर। हाइड्रोमीटर से, यस, हाइड्रोमीटर से। सर छोटे बैटरी में ये सब पानी का यूज होता है, नहीं होता सर? किसमें? छोटे बैटरी जैसे वाच का जो ये तो आपका निकल कैडमियम है ना, निकल कैडमियम बैटरी में होता है। आपका लिथियम आयन जो बैटरी होता है या लेड एसिड बैटरी होता है, उसमें नहीं होता यूज। जी सर। हमारे यहाँ निकल कैडमियम भी लगा है और लेड एसिड भी लगा है। लेड एसिड में वो मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, उसमें नहीं होता है। सर ये जो बैटरी कितने दिन तक चल जाती है, कितना लाइफ होता है इसका? क्या बोल रहे थे? इस बैटरी का लाइफ कितना होता है सर? इस बैटरी का लाइफ होता है आपका 15 साल। ओके सर। सर ये जो बैटरीज लगी हुई कंपनी सर, का बैटरी है सर? हाँ, कौन सा कंपनी का है सर? ये हमारा बैटरी लगा है एचबीएल का लगा है। हिंदुस्तान बैटरी, सॉरी हैदराबाद बैटरी लिमिटेड, एचबीएल कंपनी है। एचबीएल का भी लगा हुआ है और फिर एक्साइड का भी लगा हुआ है। सर ये बैटरीज तो हम मतलब डेली यूज तो करते नहीं, तो सर ये कंटिन्यू चार्जिंग में लगी रहती है क्या? हाँ, जो दो टाइप का चार्जिंग होता है, एक बूस्ट चार्जिंग होता है, एक फ्लोट चार्जिंग, वर्टिकल चार्जिंग कहते हैं। तो वो हल्का हल्का बैटरी, जैसे आपका मोबाइल है, तो मोबाइल क्या होता है, मोबाइल तो आपका डिस्चार्ज होता रहता है ना, ये छोड़ भी देंगे तब भी डिस्चार्ज हो जाएगा। यदि 100% चार्ज करके छोड़ दिए आप, यदि आप यूज नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्चार्ज होता है ना बैटरी, सेल्फ डिस्चार्ज। यस सर। तो उसी तरह से तो बैटरी भी डिस्चार्ज होती है, तो उसमें हम हल्का हल्का वो चार्जिंग, फ्लोट जिसको कहते हैं, फ्लोट चार्जिंग, उसमें 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट फ्लो होता रहता है, ताकि वो बैटरी चार्ज रहे, जब हमको जरूरत पड़े हमको वो बैकअप दे। सर जो ऑटोमेटिक डीजल जनरेटर होता है उसको यूज कर रहे हैं तो बैटरी की जरूरत तो है नहीं सर, दोनों काम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर बोल रहे हो? नहीं सर, ऑटोमेटिक डीजल जनरेटर। हाँ हाँ, वो डीजल क्या होता है, डीजल जनरेटर क्या होता है ना, वो तो आपको टाइम लगेगा ना, एकदम से इंस्टेंट, मतलब मैं कह रहा हूँ कि तुमको इंस्टेंट, जैसे तुमको कह सकते हैं कि तुमको ऐसा कुछ हो कि जैसे कहते हैं ना इंस्टेंट फूड। बैटरी मतलब एक ही बात में सर, बैटरी खूब अंधेरा छाने से रोक देता है सर, कि मैंने कम से कम लाइट जलते रहे। यस, कंटिन्यूअसली जो वर्क दे सर। जैसे ही एसी बंद होगा तुरंत हमारा बैटरी जो लाइन में आ जाता है, वो आपको पावर फेल होने देता ही नहीं है। लेकिन डीजी क्या होता है कि उसको 15 सेकंड लगता है, 15 से 20 सेकंड लगता है। तो हमारा जो सिस्टम है, जो जनरेटर चल रहा होता है, जनरेटर में जो होता है हाइड्रोजन जनरेटर, अंदर में जनरेटर के अंदर हाइड्रोजन भरा हुआ है, तो हाइड्रोजन को सील करते हैं, एक सील ऑयल पंप होता है। उस सील ऑयल पंप को सील ऑयल पंप क्या करता है, सील करता है, हाइड्रोजन को बाहर नहीं आने देता है। यदि वो सील ऑयल पंप बंद हो जाएगा तो हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। तो वो सील ऑयल पंप, यदि एसी मोटर होता है, जैसे ही वो ब्लैकआउट हुआ, बिजली चली गई, तो डीसी सील ऑयल ऑन आता है। तो हमारा डीसी सील ऑयल जो है वो बैटरी से ऑन होता है, क्योंकि 10-12 सेकंड लग जाएगा डीजी को ऑन होने में,
तब तक तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एयर से कंबाइंड होकर वो हाइड्रोजन फायर लग जाएगी और ब्लास्ट भी हो सकता है। इसीलिए जो है एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हेलो हेलो। जी सर। यस सर। यस सर। तो हाँ, तो ये डीजल जनरेटर जो बोल रहे थे आप, ठीक है वो तो है, लेकिन वो क्या इंस्टेंट ऑन नहीं होता ना, इसको ऑन होता है, ऑन होकर बिजली बनेगी, उस बोर्ड से पावर इस बोर्ड में आएगा, उस बोर्ड से पावर जाएगा मोटर में, तो इसलिए जो है प्रॉब्लम है। तो इसलिए डीसी सिस्टम यूज करते हैं। और फिर वो जब हमारा डीजी आ जाएगा तो फिर हम बैटरी बंद हो जाएगा, बैटरी बंद कर देंगे हम, इस टाइप से। यस। मतलब डीजी आ जाएगा तो हम एसी मोटर ऑन कर लेंगे, एसी मोटर ऑन हो जाएगा, फिर डीसी बंद कर देंगे हम। ये देखिए कुछ जनरेटर है, देखिए जनरेटर का ये एक्साइटर व्हील है ना, जनरेटर का ये नेम प्लेट वगैरह है, कितने का मेगावाट का क्या कैपेसिटी है ना। तो मैं कुछ फोटोग्राफ ही दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली। ये देखिए जनरेटर का जो बता रहा था आप लोग को, यदि प्लान में तो आप लोग का, यदि कोई आया होगा तो सर देखा भी होगा। ये जनरेटर का जो ये दिख रहा है आपको, ये एक्साइटर है। यहाँ पे ये डायोड व्हील है, ये मेन एक्साइटर, ये पीएमजी है, और ये इसका शाफ्ट है। ये आपका मेन, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या करता है, ये डायोड व्हील है जनरेटर का, एक्साइटर का डायोड व्हील है, ये मेन एक्साइटर है, ये पीएमजी है, ठीक है। ये डायोड व्हील लगा है, ये आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये आपका जो है एक्साइटर का स्टेटर है, ये आपका जो है पीएमजी का स्टेटर है। ये जनरेटर देखिए खुल रहा है, ये बीच में ये जो आपका ये देखिए यहीं बिजली बनती है, स्टेटर है, यहाँ पे बिजली बनती है, बीच में रोटर घूमता है। और ये आपका रोटर है, ये रोटर बाहर निकल रहा है, ये आपका रोटर है, ये रोटर है, 45 टन का रोटर है। अभी हमारे यहाँ जो एक जनरेटर है, जनरेटर में प्रॉब्लम आ गया है, उसका काम चल रहा है अभी, अभी एक काम चल रहा है उसका, अभी मैं ही देख रहा हूँ उसको, 2 महीने से चल रहा है उसका काम। सर मीन शट डाउन हुआ है सर जेपीएल में? हाँ, शट डाउन क्या, ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन मतलब उसका प्रॉब्लम आ गया है, तो रिपेयरिंग चल रहा है, उसका रिपेयरिंग हो गया है, बस कुछ दिन में हो जाएगा। ये जनरेटर के अंदर स्टेटर है, ये सील रिंग है, यही क्या करता है, ये सील रिंग है, यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑयल आता है, ये ऑयल का एक फिल्म बना देता है, तो ताकि हाइड्रोजन बाहर ना आए। ये सब ये जनरेटर हो गया। स्विच यार्ड का आपको दिखाना चाह रहा था, थोड़ा सा कुछ प्रेजेंट करना चाह रहा था स्विच यार्ड में। ये स्विच यार्ड में देखिए ट्रांसफार्मर जो बता रहा था मैं आपको, यही ट्रांसफार्मर आपका ये है, एसआरटी ट्रांसफार्मर। देखिए फिर से, ये जो है आपका आईसीटी है, ये आईसीटी ट्रांसफार्मर है, ये 400 kV आया इधर, स्टेप डाउन होके ये 220 kV चला गया। ये जो दिख रहा है आपको, ये कूलिंग फैन है, कूलिंग फैन, ये आपका रेडिएटर है, एक कंजर्वेटर टैंक है,
ये SRT ट्रांसफार्मर है, ये स्टेशन ट्रांसफार्मर, ये स्टेशन ट्रांसफार्मर है, स्टेशन रिजर्व ट्रांसफार्मर SRT। ये आपका देखिए यही आइसोलेटर है, ये आइसोलेटर्स हैं, ये 3 फेज है, R फेज, Y फेज, B फेज, और ये आपका अर्थ स्विच है। ये भी आइसोलेटर खुला हुआ है, ये खुला हुआ था, ये आप देखेंगे यहाँ क्लोज है, यहाँ पे खुला हुआ आइसोलेटर है। सर ये शट डाउन के टाइम खोला जाता है ना सर? नहीं, जब हमको जहाँ कहीं काम करना है तो खोल देते हैं, ब्रेकर ओपन करके खोल देते हैं सर आइसोलेटर को सर। हाँ, आइसोलेटर खोल देते हैं उसको। और ये देखिए ये CT है, ये करंट ट्रांसफार्मर है। CT क्या है, अब CT और PT दो चीज होता है। CT क्या है कि वो करंट ट्रांसफार्मर है, उसका काम क्या होता है, वो हमारा जो हम बिजली हम देखते हैं कितना करंट आ रहा है, तो वो करंट जो है मतलब मान लीजिए 400 मेजरिंग पर्पस के लिए सर ना? मेजरिंग पर्पस के लिए भी होता है, प्रोडक्शन पर्पस। जो रिले होता है हमारा, रिले में भी जाता है, तो स्टेप डाउन कर देता है। यहाँ पे देखिए 400 एम्पियर आ रहा होगा तो नीचे में करके पतला सा वायर लगा होता है, ये 1 एम्पियर कर देगा। ये 400 एम्पियर फ्लो होगा तो 1 एम्पियर फ्लो करेगा, यदि 800 एम्पियर फ्लो करेगा तो 2 एम्पियर फ्लो करेगा। 2 एम्पियर फ्लो करेगा मतलब दिखाएगा कि 800 एम्पियर। यदि 200 एम्पियर फ्लो करेगा इसमें 0.5 आएगा, 0.5 दिखाएगा मतलब वहां पे मतलब 200 दिखाएगा। इस तरह से होता है। ये सर्किट ब्रेकर है, SFC सर्किट ब्रेकर है। ये आपका CVT है, मतलब ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। ये इससे वोल्टेज बताता है कि कितना वोल्टेज है उसमें लाइन में। तो सर वो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर आपका कम्युनिकेशन ये में रहता है ना? यस यस, पावर लाइन कम्युनिकेशन वाला में। यस। ये लाइटिंग अरेस्टर है, ये स्टार्टिंग में लगा होता है ताकि यदि कोई बिजली का ऊपर से लाइटिंग होता है तो वो इसको ग्राउंड कर देता है, जिंक ऑक्साइड टाइप का। ये आपका ये 400 वेव ट्रैप सर, वो पीछे वाला सा वेव ट्रैप था ना? यस, ये वेव ट्रैप है। ये वेव ट्रैप का काम है, ये वो सब PLC में ही काम आता है सब, पावर लाइन कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन के लिए, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। ये बस बार है, ये 400 kV का बस बार है, ये बस है, ये 3 बस हैं RYB। ये आपका जंपर है, ये इंसुलेटर है, ये देखिए बस है, ये इसका स्काडा है। यहाँ दिखाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सब, देखिए यहाँ पे वोल्टेज वगैरह दिख रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी, कितना KV है, 425 KV दिखा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ये कितना लोड है इस पे। तो अभी इस टाइप से दिखाता रहता है। ये रिले वगैरह हैं, ये सब रिले हैं, प्रोडक्शन रिले वगैरह। सर हम एक कनेक्शन कर, क्या बोले सर? जो बस बार है उसको हम सर मतलब अपना काम माफिक एक्सटेंड कर सकते हैं ना, उसको दूसरा ये कनेक्शन भी कर सकते हैं बस में? बस बार में सर, बस बार में कनेक्शन बोल रहे हो? कनेक्शन? जी सर, जैसे जनरेटर 1 का सप्लाई बस बार में गया, बस बार से होके ग्रिड में जाता है ना, तो बस बार, हाँ तो सर वो बस बार को हम सर एक्सटेंड करके मतलब उससे दूसरा जनरेटर का भी ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग का 4 है 250 मेगावाट का, तो उसको हम एक्सटेंड करके 6 भी कर सकते हैं ना? नहीं, एक बार डिजाइन हो गया है, वो ये डिजाइन हो गया है तब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके लिए आप जगह छोड़े, स्विच यार्ड में जगह है आपका, तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कि डिजाइन है आपका जो घर है, आपको 2 मंजिल बनाया है, आपका 3rd मंजिल के बनाने के लिए आपका परमिशन है, या आपका लैंड है, या आपके घर का 1000 स्क्वायर फीट जमीन है, 500 बनाया है आपने, 500 और जमीन बचा है तो बना सकते हैं कमरे। लेकिन उसको जमीन नहीं बचा है या आपके डिजाइन में नहीं है, उसको तो कहाँ बना पाएंगे आप? तो वैसे बस बार हैं, 4 बस बार हैं, 4 बस सिस्टम है, 400 kV बस 4 बस है। यदि आप 2 और बनाना चाहते हैं बना सकते हैं आप, लेकिन आपको वो लैंड होना चाहिए, प्लस उस तरह का आपका आगे का फ्यूचर का डिजाइन होना चाहिए, तो बन जाएगा। जी सर। और ये उसका ये ट्रांसफार्मर हो गया। मोटर्स वगैरह में आपका वो 3 फेज इंडक्शन मोटर सारे लगे हुए हैं, सारे मोटर जो लगी हुई हैं वो 3 फेज इंडक्शन मोटर्स ही लगी हुई हैं। तो स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर लगी हुई है प्लांट में, और तो कोई मोटर ऐसे स्पेशल लगी नहीं है इसमें। अभी ये जो फॉल्ट हुआ है
जनरेटर में फॉल्ट हुआ है, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ मैं। इस टाइप का फॉल्ट हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि ये जल्दी कोई देख नहीं सकता इसको, मतलब देखने को नहीं मिलता है यहाँ, तो पहली बार हुआ है। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए इसको भी। अभी प्रेजेंटली काम चल ही रहा है, जब आप लोग शायद आएंगे तो बन चुका होगा। ये जो आपको बताया था, किसी कोई पूछा था कि एनजीटी कहाँ होता है, तो ये देखिए यहाँ पे ये एनजीटी है, न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर है। फिर वही यूएटी है, ये आपका जीटी है, ये जीसीबी है। ये जो फॉल्ट हुआ था, ये यहाँ पे फॉल्ट हुआ था, ये आपका जल गया। देखिए यहाँ पे जनरेटर काला हो गया पूरा, ये लाल है, ये एक्साइटर एंड, ये टरबाइन एंड। तो एक्साइटर एंड में हुआ था, इस तरह से जल गया था। ये आपका फिर ये डिसमेंटल हो रहा है, एक्साइटर को बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये बियरिंग वगैरह बाहर निकाल रहे हैं, ये पीएमजी बाहर निकाल रहे हैं, ये एंडशील्ड को बाहर निकाल रहे हैं, फिर रोटर को बाहर निकाल रहे हैं, रोटर को। ये रोटर दिख रहा है आपको ब्लैक पोर्शन, तो यहाँ पे जला, यहीं पे जला था, तो ये काला हो गया। ये रोटर भी खराब हो गया, रोटर भी बनने को जाएगा। ये रोटर है, ये देखिए इस तरह से जला था यहाँ पे, ये पूरा काला हो गया है। सर ये इसका रिपेयरिंग इन हाउस होता है कि सर कहीं जाता है दूसरे के पास? ये यहीं पे हो गया। बीएचएल ये जनरेटर जो है बीएचएल में एक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने बनाया है। तो ये जो है ये आपका फ्लैश ओवर हुआ था, ये जल गया था जो वाइंडिंग, तो ये वाइंडिंग रिपेयर हुआ है यहीं पे। ये इस तरह से जला है सब। ये तो खैर ये रिपेयरिंग हो रहा है, काम चल रहा है। तो ये नया रोटर हमने, ये मेरे पास नया रोटर रखा हुआ था, तो नया रोटर हमने लगाया है, नया रोटर। ये देखिए मशीन को काट रहे हैं बीएचएल वाले, ये वाइंडिंग को काट रहे हैं। ये देखिए ग्राइंडिंग मशीन टाइप का काट रहे हैं। यहाँ पे ये पूरा जला हुआ है, पूरा पोर्शन जल गया है, तो काट के निकाल रहे हैं। ये काट के इतना जला हुआ पोर्शन सब निकल रहा है। ये देखिए पूरा जल गया है, इसे क्लीनिंग कर रहे हैं। इसे क्लीनिंग करने के लिए हम लोग एक अलग स्पेशल टाइप की मशीन आई थी, इसको कहते हैं ड्राई आइस क्लीनिंग। तो ड्राई आइस क्लीनिंग करने के बाद देखिए काला था, अब ये पूरा साफ हो गया है। ये देखिए साफ हो गया पूरा। सर बीएचईएल से टीम आई थी सर इसके लिए। क्या बोल रहे हैं? बीएचईएल से टीम आई थी सर। बीएचएल टीम, हाँ यस, बीएचएल टीम आई हुई थी, अभी भी है। बीएचएल हरिद्वार से भी आए थे, जो टेक्नीशियन हैं और इंजीनियर, वो लोग, क्योंकि ये हम लोग खुद नहीं कर सकते इसको, स्पेशल काम है ये तो होता नहीं रोज रोज, तो ये स्पेशल काम है, तो इसमें किया गया था। ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट भी किया गया है ना। ये हाई वोल्टेज टेस्ट किया गया है, इसमें हाई वोल्टेज दे के देखा गया है कि ये वाइंडिंग जो है ठीक है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये 25 kV दिया गया है। ये जनरेटर का वोल्टेज है 16.5 kV, लेकिन इन्हें 25 kV दिया है। देख के देखा है कि हाँ ठीक है कि नहीं ठीक है, तो ठीक था। फिर और सा टेस्ट किया, एलसी टेस्ट किया है ना, आरएसओ टेस्ट किया रोटर का। फिर ये जो है, ये जो वाइंडिंग जो जला था इसको काट के निकाल दिए हैं, अभी नया वाइंडिंग लगा रहे हैं। देखिए ये साफ किया इसको, ये नया वाइंडिंग लगाएंगे हम लोग, हैं ये लगा रहे हैं इसको। फिर यहाँ पे ब्रेजिंग कर रहे हैं, ये फिर इसका टेप लगा रहे हैं इसके ऊपर, ये वाइंडिंग कर रहे हैं। ये पूरा वाइंडिंग हो गया, ये रिपेयरिंग भी हो गया है ना। तो अभी ये रिपेयरिंग होने के बाद, अभी रिपेयरिंग हो गया है पूरा, अभी बाकी असेंबली चल रही है। तो जब आप लोग कभी आएंगे फ्यूचर में, तो फिर वो जनरेटर बन चुका होगा, चल रहा होगा। एक हफ्ते क्या 3-4 दिन के अंदर चल जाएगा। तो सर उसका जो कॉइल सर वो लोग लेके आते हैं कि सर वहीं ये जेपीएल में ही उसको? नहीं वहां से लेके आए थे, वहां से लेके आए थे। 60 लाख का मटेरियल ही लगा था, 60 लाख का। इसमें तीन एक जनरेटर मतलब खराब होता है, तो उसके लिए सर मतलब दूसरा कोई उसके जगह पे स्पेयर? नहीं स्पेयर नहीं, जनरेटर की बात कर रहे हैं सर। एक अगर खराब हो गया है, मतलब मेंटेनेंस में है, तो उसके जगह पे दूसरे से काम होता है क्या? तो स्पेयर नहीं, दूसरा स्पेयर जनरेटर नहीं, जनरेटर का स्पेयर नहीं सकते ना, तो बहुत कॉस्टली चीज है वो बार बार तो खराब होता नहीं है, तो वो रिपेयरिंग हो गया। अब आपके अपने घर में यदि कोई आपके टीवी है, तो एक्स्ट्रा टीवी तो रखते नहीं है। मान लो टीवी है तुम्हारे घर,
ठीक है, घर में 2 टीवी है तो एक ऐसा तो नहीं है कि एक खराब जाएगा तो एक एक्स्ट्रा रखे रहोगे, तुरंत लगा लोगे। जनरेटर है, जनरेटर खराब हुआ तो उसको प्रॉब्लम आया तो उसको ब्रेकडाउन आया, उसको रिपेयरिंग करके हमने ठीक कर दिया। ठीक है, ये है। आपको और भी कुछ क्वेश्चन पूछना है, यदि हमने बताया कुछ ऐसे कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे अभी, क्योंकि सर अभी वो 3 फेज लाइन में सर RYB का क्या सिग्निफिकेंस है सर? क्यों उसको रेड येलो ग्रीन बोलते हैं, ब्लू बोलते हैं, क्या है सर वो? नहीं, वो ऐसा कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है कि एक नॉमेनक्लेचर है कि RYB रेड येलो और ब्लू, आर रेड, वाई से येलो, बी से ब्लू, तो एक सिग्निफिकेंस है ऐसे ही, बस उसका कुछ सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल एक वो है, इंटरनेशनली उसको जो है बताया गया है कि 3 फेज है, ये आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज। इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसमें टेप लगा देते हैं ताकि वो वाला, क्योंकि 3 फेज है, मान लो कि यहाँ से 3 वायर जा रहा है तो उस एंड पे इंटरनेशनली उसको सर कोड कर दिया गया है कि मैंने समझने के लिए कि 3 जो फेज आ रहे हैं वो आर फेज है, वाई फेज है। हाँ, बस वही है, और ऐसा कुछ उसमें नहीं है। ओके सर। तो अभी यही था बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिस्टम, थोड़ा एक ओवरव्यू दिया मैंने। आगे फ्यूचर में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो यदि कोई पर्टिकुलर से ब्रेकर है, तब ब्रेकर के अंदर पर घुस जाएंगे हम लोग, है ना। फिर जो बैटरी सिस्टम है तो उसमें घुसेंगे, जो जनरेटर है तो पूरा अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, या मोटर हो गया या स्विच गियर हो गया, कुछ भी हो गया तो आगे हम लोग स्टडी करेंगे, या स्विच हो गया। तो जो भी इसमें आगे और भी चीज़ें रहेंगी वो आप देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और प्रैक्टिकली आप लोग यहाँ देखेंगे भी, और क्लासेस भी होंगे आपकी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बस, ठीक है। थैंक यू सर। नहीं, आपको कोई यदि कोई क्वेश्चन और भी कुछ है तो आप इसे डिस्कस करते हैं ओपन, मतलब आप लोग तो घर पे बैठे होंगे, कोई ऐसा कुछ ऐसा तो कोई बिजी तो नहीं हो? सर वो जो छोटा छोटा ट्रांसफार्मर सब रहता है वो सब तो इन हाउस रिपेयर होता है कि वो भी सर जो मैन्युफैक्चरर है वही आते हैं? नहीं, ट्रांसफार्मर देखिए, ट्रांसफार्मर वगैरह जो रिपेयर ऐसे ये सब चीज़ें ऐसी हमारे जो भी है ना, हमारे मोटर जो चलती हैं, अब देखिए मोटर 150 किलोवाट तक मोटर जो है हम लोग अपने घर यहीं बनाते हैं, वर्कशॉप हम लोग वहीं बनाते हैं। ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग यहाँ खुद भी, अभी हमारे यहाँ 100 एमपी का ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम